तो हम कॉस्टिंग का आरटीपी कॉस्टिंग की कर रहे थे हम सितंबर 26 के लिए। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10. Okay. Question number 10 says Pinto Limited operates in the beverage industry where it manufactures soft drinks in three sizes of large 3 liters, medium 1.5 liters and small 600 milliliters bottle. ठीक है, एक बेवरेज इंडस्ट्री हम कोई सी भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेरी फेमस, पर कौन सी ले बेवरेज इंडस्ट्री? मेरे को हेल्दी तो अभी कोई याद नहीं आ रही। कोका कोला ले लेते हैं। कोका कोला के 3 साइजेस है, लार्ज 3 लीटर्स, ठीक है, और बाकी एक मीडियम है 1.5 लीटर्स की बॉटल, ठीक है, और एक है 600 ml की बॉटल। फाइन, ml, ये 3 साइजेस है। जो प्रोडक्ट है वो प्रोसेस्ड इन बैचेस में ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोसेस होते हैं। 5000 लीटर कैपेसिटी है प्रोसेसिंग प्लांट की। कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 90 किलोवाट्स पर आवर। किलोवाट्स पर आवर KWH बोलते हैं। 90 किलोवाट्स पर आवर जो कंज्यूम करती है, एक घंटे में 90 किलोवाट्स यूज होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। और 5000 मैक्सिमम आप प्रोसेस कर सकते हो लीटर्स, ठीक है। 5000 लीटर्स आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो प्लांट में। और क्या बोल रहा है, बैच टेक्स 1 hour 45 minutes टू कंप्लीट। जो बैच है आपका वो एक बैच कितना लेता है टाइम, 1 hour and 45 minutes, ठीक है, कंप्लीट होने में। लेकिन ओनली सिमेट्रिक साइज ऑफ प्रोडक्ट कैन बी प्रोसेस्ड एट अ टाइम। एक सिमेट्रिक साइज के प्रोडक्ट ही यूज हो सकते हैं एक टाइम। सिमेट्रिक साइज यानी कि या तो एक साथ ही आप 1.5 लीटर्स का बना रहे हो, एक साथ ही 3 लीटर्स का बना रहे हो, एक साथ ही आप 600 ml का बना रहे हो। मशीन सेटअप टेक्स 15 मिनट्स टू गेट रेडी फॉर नेक्स्ट बैच प्रोसेसिंग। जो मशीन सेटअप है उसको सेटअप करने में ही 15 मिनट लग जाते हैं। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 145 वैसे लग रहा है। 1 hour 45 मिनट प्लस 15 मिनट हमें सेटअप करने में लग रहे हैं। टोटल कितना लग रहा है हमें, 2 hours लग रहे हैं सेटअप वगैरह सब मिला के। ड्यूरिंग द सेटअप लोअर पावर कंजप्शन इज ओनली 20%। जब आप सेटअप कर रहे होते हो तो आपका 20% एनर्जी कंज्यूम होती है। 100% नहीं होती है, हम बोल सकते हैं 0 भी नहीं होती है, पर कितनी होती है, 20%, ठीक है। करंट प्राइस ऑफ लार्ज मीडियम स्मॉल कितना है, 150 90 एंड 50। करंट प्राइस लार्ज का, मीडियम का और स्मॉल का कितना है, कितना कितना दे रखा है, 150 90 और 50। ओके ओके, नाउ टू प्रोड्यूस अ लीटर ऑफ बेवरेज 14 लीटर्स ऑफ रॉ मटेरियल हमें चाहिए W, रॉ मटेरियल चाहिए होगा। हमें मटेरियल C चाहिए होगा 25 मिलीलीटर। हमको क्या करना है, कॉस्ट हमें दे रखी है 0.50 एंड 1000 पर लीटर रिस्पेक्टिवली। किसकी, W मटेरियल की है 0.50 और हमारा 25 मिलीलीटर जो मटेरियल C है उसकी है 1000। डायरेक्ट वर्कर्स दे रखे जो चाहिए और उनके अकॉर्डिंग हमें प्राइसेस दे रखे हैं। पैकेजिंग कॉस्ट दे रखे, किलोवाट आवर पर पावर कॉस्ट दे रखा, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट देखो। और उसने बोला कि डिमांड दे रखी है हमें, कितनी की डिमांड दे रखी है, 3 लाख बॉटल्स, ओके, 7,50,000 बॉटल्स, और स्मॉल की है 20 लाख। आपको क्या करना है, P&L बनाना है पर बैच एंड ऑल्सो कंप्यूट इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस पर बैच निकालेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, जैसे 5000 लीटर है, उसने बोला क्या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5000 लीटर्स की कैपेसिटी है उसकी प्रोसेस करने की। तो अगर हम 5000 एक साथ कर रहे हैं किसकी, लार्ज वाले की, तो कितनी होगी, मैक्सिमम बॉटल्स हम लार्ज वाले की कितनी बना सकते हैं, स्मॉल वाले के, मीडियम वाले की कितनी कितनी बना सकते हैं, बताइएगा। 3 लीटर्स है, यस। एक बॉटल कितने की है, 3 लीटर्स की। जैसे मान लो लार्ज है, 3 लीटर्स की है और 5000 की है टोटल, तो यानी 5000 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास बॉटल्स आ जाएंगी विच इज 1666। वैसे ही अगर हम क्या करेंगे, 5000 को डिवाइड कर देंगे 1.5 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 हमारे पास इतनी बॉटल्स आ जाएगी मैक्सिमम जो मीडियम साइज की बन सकती है। और स्मॉल की कितनी बन सकती है, ठीक है। तो हमें ये कैलकुलेट कर लेंगे पहले। तो देखो बॉटल्स अपॉन बैच कितना, 3 लीटर्स का 1666, मीडियम का और स्मॉल का आ गया, ठीक है। अब देखते हैं डिमांड उसने कितने कितने की थी हमें। डिमांड ये रही 3,0750 एंड 20, इतने की डिमांड हुई थी। और बॉटल्स कितनी बन सकती है पर मैक्सिमम हमारी, इतनी इतनी मैक्सिमम बन सकती है।
यानी हमें कितने बैचेस में बनाना पड़ेगा? टोटल हमें 3 लाख बॉटल्स चाहिए और एक बारी में अगर 1666 बन रही है यानी हमें क्या करना पड़ेगा? 3 लाख डिवाइडेड बाय 1666 विच विल बी 180। मीडियम के लिए 750 अपॉन 3333 225 एंड सेम फॉर स्मॉल, तो इसका आ जाएगा 240। यानी इतने इतने बैच साइज हमारे पास आ गए। ठीक है बेटा, और टोटल कितने हो गए? ये 645, ये आ गए 645। ठीक है, नाउ इतना क्लियर हुआ? हमारे पास बैचेस आ गया, हमारे पास मैक्सिमम बॉटल्स कितनी बननी है अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम बॉटल, मिनिमम बॉटल वगैरह, स्मॉल लार्ज मीडियम वो सब आ गया। ठीक है, और अब हम क्या निकालेंगे? हम देखते हैं कि मटेरियल डब्ल्यू और जो मटेरियल सी जो हमें चाहिए था उसकी डिमांड, उसका देखते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो सबसे पहले डिमांड हमारी कितनी कितनी है? अभी अभी हमने देखा 3 लाख। देखो ठीक, कितनी कितनी डिमांड है? और हमें कितना डब्ल्यू चाहिए? कितना डब्ल्यू चाहिए हमें? 14 लीटर्स ऑफ रॉ मटेरियल डब्ल्यू, है ना? 1 लीटर के लिए, 1 लीटर के लिए कितना चाहिए? 14। एक लार्ज बॉटल में कितने लीटर्स हैं? 3। 3 है ना? 3 हमारे पास एक बॉटल के, यानी एक बॉटल के लिए इतना चाहिए हमें। तो यानी कि 3 लाख बॉटल्स के लिए हमारे पास कितने लीटर्स होने चाहिए? 9 लाख लीटर्स। और 9 लाख लीटर्स अगर हमारे पास हैं तो यानी उसके अंदर हम क्या कर देंगे? इंटू 14। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? मटेरियल डब्ल्यू आ जाएगा जो टोटल हमें चाहिए। येस और नो? तो हम वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मटेरियल डब्ल्यू कितना आ जाएगा? 126 लैक्स। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, ओके। नाउ मटेरियल डब्ल्यू आ गया। मटेरियल सी का क्या था? ऐसे ही हम निकाल लेंगे, लार्ज के लिए निकाला हमने, वैसे ही मीडियम और स्मॉल के लिए भी निकल जाएगा। 750 है, 750 है हमारे पास। तो 750 बॉटल्स टोटल है और उसके अंदर 1.5 लीटर्स है। तो 750 इंटू 1.5 करेंगे, उतने टोटल लीटर्स आ गए, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से। सेम फॉर 20 लैक्स इंटू 600 ml कर देंगे 0.6 से। तो फिर हमारे पास जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से 20 लाख की है 12 लाख, 12 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से, तो हमारे पास आ जाएगा 168। तो इन सब का आ जाएगा। अब हम मटेरियल सी की बात करते हैं, एक बार देख लेते हैं। देखो मटेरियल डब्ल्यू 63, 7875 और 84। ठीक है, अब डब्ल्यू का आ गया। नाउ एक सेकेंड, ये क्या है? मटेरियल डब्ल्यू की कॉस्ट चाहिए। अच्छा, इसने डायरेक्टली कॉस्ट ले ली ₹7। अब इसने जो 126 लैक्स थे हमारे, ठीक है, 126 लाख क्या था? जो हमें टोटल लीटर्स चाहिए, जो हमें टोटल लीटर्स चाहिए। अब हमारे पास इसकी रुपीस कितनी बोली है उसने? 0.50। ठीक है, 0.50 बोली है, तो हम 126 लीटर्स को 0.50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं रुपीज में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 63। ठीक है, और मीडियम वाले के भी पैसे आ गए, स्मॉल वाले के भी पैसे आ गए, इसने डायरेक्टली उसमें दे दिया मनी में। वैसे ही अगर मटेरियल सी निकालेंगे अब हम, देखो बेटा, तो क्या आएगा? मटेरियल सी के लिए क्या कहता है ये देखो। मटेरियल सी के लिए इसने बोला है कि रिक्वायर्ड टू प्रोडक्ट 40 लीटर्स ऑफ रॉ मटेरियल, 25 मिलीलीटर्स ऑफ मटेरियल सी चाहिए, 1000 पर लीटर रिस्पेक्ट। ठीक है, तो यानी कि हमें 25 ml चाहिए। 25 ml के लिए हम क्या कर देंगे? जो हमारी वो आई थी टोटल लीटर्स, कितना आया था? 9 लाख लीटर्स आई थी टोटल इसकी, लार्ज वाले की, मीडियम वाले के लिए 1125 के, और उसके लिए आई थी 12 लाख। ये टोटल लीटर्स थे, 12 लाख लीटर्स। ठीक है, ये जो आ रहे हैं इसको हम क्या कर देंगे? 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 ml से। ठीक है, 25 से, 0.25 से, और फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। 25 डिवाइडेड बाई 1000 कर दो, या तो फिर पॉइंट, एक से
ठीक है, तो जो 25 है उसको यहाँ तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, नहीं तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो उसको लीटर्स में कन्वर्ट करके, कितना 0.025 लीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको बस टोटल मटेरियल जो सी का चाहिए होगा वो आ जाएगा, विच इज 22,500 फॉर लार्ज, 28,125 फॉर मीडियम एंड 30,000 फॉर स्मॉल। इसको अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा हमें, इसके कॉस्ट से, विच इज 1000। ठीक है, तो हमें देखो मल्टीप्लाई पे 1000 से करना, डिवाइड पे 1000 से करना, तो डायरेक्टली हम 25 से यहाँ तो मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन ये कॉस्टिंग है तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, बाकायदा दिखाना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि ये कोई एमसीक्यू तो है नहीं जो हम शॉर्टकट दिखाएंगे। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट देखो 25 पर लीटर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये निकल गया। फाइन, तो हमारा टोटल कितना आ रहा है, 8 सॉरी 8,06,25,000। ठीक है, नाउ अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नाउ वी विल कैलकुलेट, हमें बोल रखा है उसने कि कितना कितना क्या क्या लगता है, जैसे नंबर ऑफ बैचेस हमने निकाले, टोटल नंबर ऑफ बैचेस हमने कितने निकाले थे बताना। नंबर ऑफ बैचेस कैसे निकले थे हमारे, जो हमारी डिमांड थी डिवाइडेड बाय बॉटल पर बैच, ऐसे निकला था, तो उससे हमारे नंबर ऑफ बैचेस निकल गए थे। ठीक है, देखो देखो टोटल टाइम कितना लगा, 2 आवर्स, वो जो 175 आवर पर लिया था, और जो 0.25 आवर्स जो हमारे उसमें लग रहे थे, क्या बोलते हैं, 15 मिनट हमारे किसमें लग रहे थे, उसको सेटअप वगैरह करने में, उसी में लग रहे थे। तो देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको ना, देखो हमें नंबर ऑफ बैचेस जो बन रहे थे, लार्ज मीडियम स्मॉल, ठीक है, सबसे पहले 180 जो हमारी थी, और 225 था, और 645। ठीक है, अब आवर्स कितने थे पर बैच, एक बैच में कितना टाइम लग रहा था हमारा, देखो उसने बोला ना, किलोवाट्स पर एंड बैच टेक्स 1 hour 45 minutes टू कंप्लीट, और 15 मिनट किसमें लग रहे हैं उसके रेडी होने में उसको, तो 2 घंटे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। कितना आ जाएगा टोटल आवर जो हमें चाहिए, टोटल आवर्स required will be 180 into 2, that is 360, 450, 480। ठीक है, नाउ उसने क्या बोला, और कि यहाँ पे एक और बात हो रही है आर से रिलेटेड, कि 20 डायरेक्ट वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, हो रही है बात। उसने क्या बोला कि हमें 20 डायरेक्ट वर्कर्स चाहिए, राइट। तो हमें अगर वर्कर्स चाहिए, जो कि द वर्कर्स आर पेड 880 फॉर 8 आवर शिफ्ट ऑफ वर्क, 8 घंटे की एक शिफ्ट होती है। ठीक है, 8 घंटे की एक शिफ्ट होती है, जिसमें हमें 20 डायरेक्ट वर्कर्स चाहिए। तो यानी कि हम बोल रहे हैं इतना घंटा लग रहा है हमें, तो टोटल शिफ्ट कितनी हो जाएंगी हमारी, एक शिफ्ट हमारी 8 आवर्स की है, तो 360 आवर्स में कितनी शिफ्ट होंगी, क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ शिफ्ट्स क्या आ जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 8 विच इज 45, 450 डिवाइड बाई 8 57, 480 डिवाइड बाई 8 60। ठीक है, हमारी ये क्या आ गई, नंबर ऑफ शिफ्ट्स। अब हमें जो मैन रिक्वायर्ड है, ये कौन, डायरेक्ट लेबर जो रिक्वायर्ड है हमें, डायरेक्ट मैन शिफ्ट कितनी आ जाएगी, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल डायरेक्ट मैनशिप आ जाएगी हमारे पास 20 वर्कर्स को, तो यानी कि हमारी 45 की शिफ्ट है। ठीक है, 45 नंबर, 45 टोटल हमारी शिफ्ट है, जिसमें से हमें हर एक शिफ्ट के लिए 20 बंदे चाहिए, यानी 45 इंटू 20 हमें टोटल बंदे चाहिए, यानी 900 बंदे चाहिए, 900 मैन लेबर्स चाहिए हमें। और वैसे यहाँ पे 57 इंटू एक शिफ्ट के लिए 20, तो 57 के लिए कितने हो गए हमारे पास, 1140, 60 इंटू 20, 60 इंटू 20, 1200। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा कि हमें मैन शिफ्ट टोटल कितनी चाहिए। नाउ वी विल सी कि हमारी पावर कंजम्पशन कितनी हो रही है। ठीक है, उसने बोलता 9000 लग रहे हैं, सॉरी 90 किलोवाट्स लग रहे हैं, किलोवाट पर आवर, है ना, ये बोल रहा था वो। नंबर ऑफ बैचेस
कितने हैं हमारे पर आवर के हिसाब से लग रहा है, एंड अ बैच टेक्स 1 आवर 45 मिनट्स टू कंप्लीट। ठीक है, 5000 लीटर्स की कैपेसिटी है। पावर कंजप्शन, सेटअप पावर कंजप्शन में सिर्फ हम सेटअप कर रहे होते हैं तब 20% ही होती है खाली। और पावर कॉस्ट जो है वो कितनी दे रखी है, 7 पर किलोवाट आवर, इतना दे रखा है हमें। अब हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो कि हमें टोटल कितने घंटे लगते हैं बैचेस में। यहाँ पर गलती मत करना, यहाँ पे 2 आवर्स मत ले लेना आप। यहाँ पर हम जब शिफ्ट लिखेंगे, कितनी शिफ्ट है देखो, शिफ्ट सॉरी बैचेस, नंबर ऑफ बैचेस देखो कितना, 180, 225 एंड 645। 180, 225 और 240। और जो आवर्स है ना बेटा, यहाँ पे 2 मत लेना, यहाँ पे आएगा 1.75। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम पार की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, अगर पार की बात करें तो ये हुआ कि हम यहाँ पर 15 मिनट 20% से ये कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो 15 मिनट है ये 20% से कनेक्टेड है, तो इस सेटअप के लिए अलग होगा और प्रोसेसिंग के लिए अलग होगा। बैचेस की बात हम करेंगे 1.7 आवर्स में, और बाकी जो 15 मिनट है आपका वो हम अलग लेंगे। अब यहाँ पे तो 145 दे रखा, तो हमने 175 के लिए रेशियो से 1 घंटा, ये 1% पूरा से 100 पूरा, और 5 इज फॉर योर 75%। 45 मिनट्स कितने होते हैं हमारे, 75% होते हैं, बाकी जो 15 बचा वो 25% हो गए, तो वो 0.25 हो गया, उसके अकॉर्डिंग लिया हमने। ठीक है, आवर्स को। ओके, सो हमारा 1.75 आ रहा है, 1.75 आवर्स। ठीक है, तो टोटल आवर्स हमें कितने चाहिए होंगे, टोटल आवर्स इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल आवर्स आ जाएंगे, दैट इज 315, 393.75 एंड 420। ठीक है, उसके बाद पावर कंजप्शन क्या बोली थी हमने, पर आवर। ये हमारे टोटल आवर्स आ गए ना, टोटल आवर्स का हमारे पावर कंजप्शन कितनी थी, 90। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक को 90 से, तो हमारे पास टोटल पावर कंजप्शन आ जाएगी, विच इज कितनी कितनी आ रही है, 157.5, 157.5। कितनी आ रही है मल्टीप्लाई करके, सॉरी, 28,350, 35,437.5 और 37,800। ये आ रही तीसरे वाले की, स्मॉल वाले की। ठीक है, हमारा पावर कंजप्शन इन किलोवाट आवर निकल गया। ओके, ठीक है, नाउ देखो, ये हमारी पावर कॉस्ट देखो क्या है, 1.75, 90 टाइम्स कितना आ रहा है, ये टोटल करके दे दिए। चलो अभी हम उसका भी निकाल देंगे अभी सेटअप का, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि कितना कितना आ रहा है। ओके, ठीक है, चलो ये हमारी निकल गई। ये हमारे टोटल प्रोडक्ट्स का क्या निकल गया वैसे, पावर कंजप्शन। अगर हमें पर बैच के हिसाब से निकालना हो तो एक बैच में कितना लग रहा है, ये हमारा टोटल है, ये हमारा टोटल है 180 के लिए, है ना। तो 180 के लिए इतना है, तो एक बैच के लिए कितना होगा, यही इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 180 से। इसको हम डिवाइड किससे कर देंगे, 225 से। इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 240 से। तुम्हारे पास एक बैच का कंजप्शन आ जाएगा, देखना जरा कितना आता है, तीनों को डिवाइड करके बताना मुझे कितना आएगा पर बैच कंजम्पशन, लार्ज स्मॉल और मीडियम तीनों के लिए कितना आएगा, सबका सेम आएगा 157.5। ठीक है, तीनों का ही सेम आ रहा है पर बैच कंजम्पशन। अब सेटअप का निकालते हैं, मैं एक एक्स्ट्रा पेज ही ले लेती हूँ इसमें, नहीं जैसे देखो अभी यहाँ पे देखो। ओके, हमारा हम निकालेंगे हम सेटअप के लिए, फॉर सेटअप। सबसे पहले मुझे बताओ नंबर ऑफ आवर्स जो लगेंगे,
कितने लगेंगे इसमें? तो 0.25 ओनली। लार्ज के लिए, मीडियम, स्मॉल, 0.25, 0.25। ठीक है ना। टोटल आवर्स कितने लगेंगे? ये तो हो गए आवर्स वैसे, और टोटल आवर्स, टोटल आवर्स कैसे निकालते हैं? ये तो एक बैच का हुआ ना 0.25। हमारे पास टोटल कितने हैं लार्ज में बैचेस? 180, 225 और 240। तो इनको मल्टीप्लाई करो ना इससे, 0.25 से करो मल्टीप्लाई। 0.25 इंटू 180 विल बी 45। इसका आ जाएगा आपका 5, 6.25। इसका आएगा 60। ये हमारे आगे टोटल आवर्स रिक्वायर्ड। नाउ पावर कंजप्शन। पावर कंजप्शन क्या बोली थी उसने? 20%। नाइन्टी किलो वॉट आवर लग रहा था, उसका इसने 20% बोला है, लग रहा है। यानी 90 इंटू 20% करो, कितना आएगा? 18, 18, 18। कितना लग रहा है? ठीक है, यानी कि पावर कंजप्शन कितनी हो रही है? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे कर दो। फोर्टी फाइव इंटू 18, 56.25 इंटू 18, 68 टू 18, 1080। ठीक है, ये हमारी आ गई पावर कंजप्शन। अब क्या निकालते हैं फिर हम? पर बैच के अकॉर्डिंग। तो पर बैच के अकॉर्डिंग निकालना है तो हम डिवाइड कर देंगे किससे? 180 से, है ना, और किससे? 225 से और 240 से। तो कर दो डिवाइड, 810 को, 1000, 12.5 को और 1080 को। हमारे पास पर बैच का आ जाएगा पावर कंजप्शन। अब बताओ मुझे कितना आ रहा है? तीनों का ही सेम आ रहा है, 4.5, 4.5 और 4.5। अब ये हमने क्यों निकाला? हमें खर्चे पता चल गए बेटा। खर्चे निकालने क्यों जरूरत है? पीएनएल में क्या करोगे और क्या ही करोगे आप? सेल्स माइनस खर्चे, यही तो करना होता है, यही करोगे। ठीक है, नाउ पीएनएल की बात करते हैं। ठीक है, पीएनएल के लिए सबसे पहले मेरे को बताओ क्या रेवेन्यू आ रहा है हमारा? बताओ। ये हमारी आ गई डिमांड्स। ठीक है, प्राइस कितना है बॉटल का? 150, 90 एंड 50। यही है, मल्टीप्लाई कर दो, सेल्स वैल्यू आ जाएगी। सेल्स रेवेन्यू आ गया, सेल्स रेवेन्यू आ गया, सेल्स रेवेन्यू आ गया। जो डिमांड थी 3 लाख की इंटू 150, 4 करोड़ 50 लाख, 7 लाख 50,000 इंटू 90, 6 करोड़ 75 लाख, 20 लाख इंटू 50, 10 करोड़। अब डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल में सबसे पहले कौन सा था? डब्ल्यू। डब्ल्यू का कितना निकाला था हमने? हमने डब्ल्यू कितना कितना निकाला था, याद हो तो? मैंने रब कर दिया ना, वो इरेज कर दिया। चलो कोई नहीं। डब्ल्यू था, देखो यहाँ से देखो, 63, 78, 75 और 84 था। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लेस कर देंगे। ओके, और हमारा सी कितना था? मटेरियल सी 2 करोड़ 25, 281 और 3 करोड़। तो इनको भी लेस कर देंगे ऐड करके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट डब्ल्यू और सी। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस की बात करते, जो हमारे लग रहे थे। ठीक है, कितने कितने लग रहे थे डायरेक्ट वेजेस? डायरेक्ट में कितने थे हमारे? बताओ। ये हमने निकाला था 900। यस और नो? हम इसके अंदर हमारे कितने लग रहे थे टोटल? डायरेक्ट मैन की शिफ्ट 900 की, 1140 की और 1200 की लग रही थी। और उसने क्या बोला था? 880 ले रहा है वो 8 शिफ्ट के, यही बोला था, है ना? तो 900 इंटू क्या करोगे? 8 800, कितना आ जाएगा? 792,000। ठीक है, 792,000 वो आ गया। फिर उसके बाद 1140 में से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 880, और वैसे 1200 में से 880 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कितना कितना आ रहा है? 10,03,200 और 10,56,000। उसके बाद ये हो गया ना हमारा
now I can erase it. अब क्या रह गया और देखो एवरेज पैकिंग कॉस्ट 3 रुपीज लग रही है पर बॉटल, ये लगेगी, यस लगेगी। कितने बॉटल थे टोटल? 3 लाख थे, ठीक है। 3 लाख इसके थे, 750 इसका था, और 20 लाख इसके थे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 से, तो हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा पैकिंग कॉस्ट आ गया। अब पार कॉस्ट की बात करें, पार कॉस्ट कितनी कितनी आई थी? देखो ये हमारी आई है, कितनी आई है पार? कितने रुपए की है? 7 रुपीज की है ना? कितने की है? 7 रुपीज की है। तो 7 रुपीज की है अगर, तो हम 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पर किलोवाट आवर से, है ना? किससे? पर किलोवाट आवर से। पर किलोवाट आवर कितना है? कितना? 28,350। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 7 से। 35,437.5 को किससे करेंगे? 7 से। और ये 37,800 को भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 7 से, ठीक है। तो हमारे पास पावर कॉस्ट आ जाएगी। ये हमारा जो पावर कॉस्ट है सेटअप कॉस्ट को भी मिला के है। तो देखो अब जो ये 810 आ रहा है हमारा, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर दो 7 से, ठीक है। 5670 आएगा, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 7 से, फिर इसको भी करो 7 से, इसको भी करना है 7 से, फिर ये जो हम करेंगे मल्टीप्लाई इसको, और ये जो है ये वाला, फिर हम जब ऐड करेंगे वी विल गेट द पावर कॉस्ट। डायरेक्टली दिख रखा है उसमें, हम अलग अलग करके लिखेंगे तो इशू नहीं है, उल्टा अच्छी बात है अगर अलग अलग करके लिखोगे तो। जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन अच्छा दोगे, खुल के दोगे, डिस्क्लोज करोगे, इतना ही अच्छा है, ठीक है। तो हमारी पावर कॉस्ट इतनी आ गई। उसके बाद और क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? पैकेजिंग हो गया, पावर कॉस्ट हो गया, अदर वेरिएबल कॉस्ट 30,000 पर बैच। हमारे पास बैच हमें पता ही है कितना कितना, नंबर ऑफ बैच इंटू 30,000 कर देंगे। फिक्स कॉस्ट कितना दे रहा है? 490। हैंडलिंग कॉस्ट कितना है? 1 पर बॉटल पर एनम, ठीक है। तो अदर वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारी 30,000 पर बैच से, तो उसको हम वेरिएबल कॉस्ट को करेंगे पहले 30,000 इंटू बैच, ठीक है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। फिर प्रॉफिट बिफोर फिक्स कॉस्ट को किया 490 से, ठीक है। किसे किया? 490 से। और ये जो हमें दे रखा है क्या, ये जो 1 रुपए दे रखा है होल्डिंग कॉस्ट, ये इसमें मत ऐड कर देना, दिस इज फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर ईबीक्यू वाला, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ इसको करने की जरूरत नहीं है, ये पता चले ये 1 रुपए को भी कर रहे हो ऐड इसके अंदर, ये लेस जो भी है, ऑब्वियसली लेस ही होगा, कॉस्ट है तो लेस मत करना, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट कर दिया, फिक्स कॉस्ट कर दिया, प्रॉफिट आ गया आपको। कितना प्रॉफिट आ रहा है? 2,82,17,370। अब ईबीक्यू निकालते हैं। ईबीक्यू कैसे निकलता है देखो, 2 into A into S/C, ठीक है। नाउ कैसे कैसे निकलेगा? एनुअल डिमांड कितना है? एनुअल डिमांड कितनी है? सबकी अलग अलग होगी, लार्ज वाले की निकालते हैं। 2 into 3 लाख थी इसकी डिमांड, है ना? 3 लाख थी, ओके। उसके बाद ये लार्ज एस, एस क्या होता है? सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट कितनी है बताओ? सेटअप कॉस्ट कितनी आएगी हमारी? याद हो अगर, उसने कुछ बोला था, याद आया? तो जो हमने ये निकाली है ना, ये आएगी, ठीक है। और पर बैच के अकॉर्डिंग आते तो पर बैच के अकॉर्डिंग ही आएगी, यानी कि कितनी कितनी, पर बैच के अकॉर्डिंग कितना आया है? पावर कॉस्ट फॉर सेटअप टाइम, 4.5, 4.5 एंड 4.5। तो जो 4.5 है आपका,
ठीक है, ये आपका सेटअप कॉस्ट रहेगा। तो 4.5 इंटू कितना, ₹7। ठीक है, बस और तो कुछ नहीं आएगा सेटअप कॉस्ट में। नहीं आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे ना एजम्पशन ली गई है किस चीज की, कि जो अदर वेरिएबल कॉस्ट है ना वो भी आपका सेटअप कॉस्ट का पार्ट है। तो इसलिए जो 30,000 पर बैच के हिसाब से देखो, देखो आपको ट्रिक क्या पता चलेगी, 30,000 पर बैच दे रखा, पर बैच। और वैसे भी हम सेटअप कॉस्ट में पर बैच लेते हैं, और साथ में ईबी क्यों पूछा है पर बैच दे रखा है, अलग से दे रखा है, तो आप इसको चुपचाप से किसमें ले लेना, साथ में सेटअप कॉस्ट। ठीक है, तो आपका क्या क्या हो गया, एक तो जो आपने निकाला 4.5 into 7, ये आपका सेटअप कॉस्ट हो गया, और साथ में 30,000 ये भी आपका सेटअप कॉस्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ सी कैसे निकलेगा, आपको दे रखा है उसने, 1 रुपए पर बोतल होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट दे रखा है ना सी, 1 रुपए। तो हम क्या लिख देंगे, एक पर बोतल है, पर बोतल ही लेते हैं। वैसे ही मीडियम वाले का क्या आएगा, 2 into 750 इंटू ये सेम रहेगा 4.5 into 7 प्लस 30 के अपॉन 1। बस यही चेंज होएगा आपका डिमांड। अब करो इसको सॉल्व, कितना कितना आ रहा है। एल का आपका आएगा 134,234, मीडियम का आएगा आपको 212,243, और स्मॉल का आएगा 346,592। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो गया पूरा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। A company produces a component which passes through two processes। ठीक है, प्रोसेस अकाउंट्स बनाने हैं आपको, प्रोसेस अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। क्या करते हैं, दो प्रोसेस हैं प्रोडक्ट के। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 2025 जो मटेरियल था 40,000 का, उसको प्रोसेस 1 में डाला गया, और 30,000 जो है उसमें से ट्रांसफर हो गया प्रोसेस 2 में। ओके, इतना समझ में आया। 40,000 इनपुट है और 30,000 आउटपुट है। ओके, एंड कंप्लीट एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 दीज, अच्छा दोज नॉट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, जो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर नहीं हुए, यानी कि 10,000 जो ट्रांसफर नहीं हुए थे, है ना, 40 में से 30 तो गए, 10 रह गए, 10 जो नहीं हुए हैं उसमें कंप्लीटनेस बोली है उसने, 100% कंप्लीट हो गया मटेरियल कॉस्ट, लेकिन 50% ही कंप्लीट हो पाया है लेबर और ओवरहेड कॉस्ट। तो क्या हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट निकाल सकते हैं, है ना, आराम से निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, तो निकालते हैं। देखो 40,000 था, 30,000 हमारा आउटपुट आया कंप्लीटेड प्रोसेस टू, 100%, 100%, 100%। लेकिन जो हमारा क्लोजिंग WIP था उसका 10,000 हुआ, जो मटेरियल तो 100% आया, लेकिन लेबर और ओवरहेड हमारा 50-50% आया। तो हमारा कितना आ गया इक्विवेलेंट, 40-40, 35 एंड 35। ठीक है, नाउ आगे क्या बोल रहा है वो, प्रोसेस 1 का कॉस्ट दे रखा है हमें कि इतना इतना इंकर हुआ। कितना कॉस्ट इंकर, डायरेक्ट मटेरियल पे 3 लाख, वेजेस पे 3.5 और फैक्ट्री ओवरहेड्स पे 245। ठीक है, इतना कॉस्ट इंकर हुआ। और हमारी यूनिट्स कितनी है, 40, 40, 35 एंड 35 हमारी कॉस्ट है। देखो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितना आएगा, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड। ठीक है, और उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, देखो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कॉस्ट थी 3 लाख, 3.5 लाख और 245 के। ठीक है, और हमारी इक्विवेलेंट यूनिट कितनी थी, मटेरियल की तो पूरी 40 के थी, पर इनकी 35 थी।
ठीक है, तो हमारी कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितनी आएगी? 3 लाख डिवाइड बाय 40 के, दिस इज 7.50, इसका आ गया 10 और इसका आ गया 7। ठीक है, नाउ अब हम बनाते हैं प्रोसेस वन का अकाउंट। जो उसने बोला प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट, कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल दे, प्रोसेस वन का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, दो यही बोला था, यही हमने निकाल दिया, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। प्रोसेस वन अकाउंट बनाते हैं। देखो डायरेक्ट मटेरियल कितना था? 40,000 यूनिट्स का, 3 लाख का था। डायरेक्ट वेजेस 3.5 थे और फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना? 245। यस, यही था। प्रोसेस टू में कितना गया? 30,000 गया। कितना टोटल? 7.5। 10 और 7 को प्लस कर दो, 24.50 गया इसमें। 30,000 इंटू दिस। और बाकी जो WIP था वो कितना था? 10,000। 10,000 को कैसे करेंगे? बैलेंसिंग फिगर ले लो, और नहीं तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? इसको ऐसे कैलकुलेट करोगे, क्लोजिंग को 10,000 इंटू क्या, पहले तो मटेरियल का तो पूरा 7.5 आएगा, लेकिन 10,000 इंटू ये जो आपका 10 है, इसको आप 10 नहीं लोगे, इसको आप कितना लोगे? 5। या फिर आप ऐसा करो, इसको प्राइस को आधा करने से अच्छा है इसको 10 ही लो। आप 10,000 को 5,000 ले लो, क्योंकि यूनिट्स 5,000 है ना, ये इजी रहेगा। हाँ, ऐसे ही करो, यही सही है। देखो 5,000 और ये 5,000 है, तो प्लस 5,000 इंटू 7। ठीक है, टोटल करो कितना आएगा? 160 आएगा। ओके, नाउ प्रोसेस टू की बात करते हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की। ठीक है, चलो ये देखो, ऑफ दोज ट्रांसफर टू प्रोसेस टू 28,000 यूनिट्स पर कंप्लीटेड। 28,000 कंप्लीट हो गई थी, 30,000 में से 28,000 कंप्लीट हो गई। 28,000 में कितना बचे? 2,000 बचे। अब 2,000 में से 200 जो है उसका नॉर्मल लॉस हो गया, नो सेल्वेज वैल्यू, और 1,800 जो है वो अनफिनिश्ड रही, जिसमें से 100% कंप्लीट हो गया मटेरियल का, लेकिन 25% कंप्लीट ही हो पाया वेजेस और ओवरहेड्स का। फाइन फाइन फाइन, ओके जी। नाउ ठीक है, चलो इक्विवेलेंट कॉस्ट निकालते हैं। पहले 28,000 दे रखा है, 30,000 था, 28,000 निकले, 200 का नॉर्मल लॉस और 1,800 का क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल। इसमें से 100%, 100%, 100% आपको हमेशा याद रहना चाहिए। एबनॉर्मल लॉस होता है तो हम कहते हैं, नॉर्मल लॉस होता है तो हम कुछ नहीं करते, खाली हमारी यूनिट्स माइनस रहती है, कॉस्ट वही रहता है, कॉस्ट में वो ऑब्जर्व हो जाता है। क्या? नॉर्मल लॉस आपका। अब नॉर्मल लॉस नहीं हो तो वो पेनल में जाता है, नॉर्मल लॉस जो है इसी में ऑब्जर्व हो जाएगा, तो इसलिए खाली हम आउटपुट माइनस करके दिखाएंगे यूनिट्स को। क्लोजिंग WIP 1,800, इसमें से 25% बोला था लेबर का, 25% ओवरहेड्स का। प्रोसेस वन का मटेरियल कितना रहा फिर? देखो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितना आएगा, ये समझ में आ गया कैसे आया? अब अब हमारी कॉस्ट कितनी लगी? देखो जो हमारी प्रोसेस वन था उसका कॉस्ट लिखेंगे, जो टोटल लगा, कितना लगा था टोटल कॉस्ट? कितनी लगी टोटल कॉस्ट प्रोसेस वन की? 735। प्रोसेस टू में गई थी ना कॉस्ट, तो ये 735 लेंगे। ठीक है, 735 के ये हमने ले लिया कॉस्ट, प्रोसेस वन की कॉस्ट। और क्या लगा कॉस्ट? अभी इसमें जो इंकर हुआ है वो कितना होएगा? कॉस्ट इंकर्ड कितनी हुई, देखते हैं। पैकेजिंग मटेरियल 80,000, क्या इसमें आएगा? वो डायरेक्ट प्रोसेस टू में जाएगा। ठीक है, उसमें इक्विवेलेंट यूनिट का कुछ नहीं है, डायरेक्ट वेजेस है और फैक्ट्री ओवरहेड्स दे रखा है। हमेशा याद रखना, पैकेजिंग प्रोसेस टू के अकाउंट में जाएगी, इक्विवेलेंट कॉस्ट में नहीं कैलकुलेट होती। ठीक है, तो 71 125 और 85 350 को ले लेंगे, विच इज, इनको टोटल करो कितना आएगा? 156 समथिंग। ठीक है, और नहीं तो अगर आपको अलग अलग लेना है तो ये हमारा आ जाएगा मटेरियल कॉस्ट, ये हमारा आ जाएगा लेबर कॉस्ट, कितना था? 71125, और हमारा ओवरहेड आ जाएगा 85 350। और अब हमारे जो इक्विवेलेंट यूनिट है वो कितनी आएगी? इक्विवेलेंट यूनिट कितनी है? सॉरी, इक्विवेलेंट यूनिट 29,800, 28,450 और 28,450।
तो इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कितना कितना आ जाएगा। जब हम इस कॉस्ट को इन तीनों को डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट मटेरियल का 24.6644, ठीक है, और लेबर का मिलेगा हमें 2.5 और ओवरहेड का मिलेगा 3। ठीक है बेटा, अब प्रोसेस 2 बना लेते हैं उसका अकाउंट। देखो प्रोसेस 2, कंप्लीटेड फिनिश गुड्स, सॉरी प्रोसेस 2 ये कंप्लीटेड कितना देखो 30,000, जिसका 735 अमाउंट आया, राइट। जो हमने प्रोसेस 1 से ट्रांसफर तो पैकेजिंग मटेरियल कितना था हमारा 80,000 का, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड्स लिख दिया, नॉर्मल 200 और लेकिन अमाउंट क्या रहेगा, नील रहेगा। ठीक है, फिनिश गुड्स हमारे कितने हैं 28,000 और क्लोजिंग कितनी है 1800। अब ये कैसे निकलेगी 28,000 के, अभी निकाले हमने कॉस्ट, कितनी निकली टोटल कॉस्ट बताएंगे। 28,000 का ऐसे निकलेगा, 28,000 इंटू जो हमने निकाला सब कुछ वही रहेगा, टोटल कर दो ना उसको, 24.6644 को 2.5 को 3 को तो 30 पॉइंट समथिंग, उससे 30.16 मल्टीप्लाई बाय 28,000 करोगे। देखो बता देती हूँ आपको, ये जो हमारा आया ना बेटा, ये इन तीनों को ऐड करके आपका आएगा 30.1644। ठीक है, अब ये जो आया हमारा, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमारा कॉस्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विद 28,000 यूनिट्स। यस, प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 3 स्टार लगा लो जो भूल जाते हो, क्या, पैकिंग मटेरियल। फिनिश गुड्स है ना, फिनिश गुड्स के अंदर पैकिंग मटेरियल भी ऐड करके दिखाओगे, विच इज योर 80,000, उसको भी ऐड करोगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके 80,000 को प्लस करना, फिर जो आपका आएगा ना बेटा, उसको आप फिर लिखोगे 735,000, सॉरी उसको आप लिखोगे 924,604। और क्लोजिंग WIP में जो 1800 है उसके लिए क्या करोगे, इसमें क्या पैकिंग चार्जेस आएंगे, नहीं आएंगे, इसमें आप करोगे 1800 इंटू मटीरियल का पूरा 24.6644 और इसका आधा नहीं, इसका कितना 25% यानी 450 इंटू 2.5 और 3 था वो, तो हमारा आ जाएगा 46,871। यहाँ पर पैकिंग चार्जेस नहीं आएंगे, पैकिंग कॉस्ट। ठीक है, ये आपके आगे प्रोसेस। तो ये तो सिंपल था, इसमें कुछ नहीं था, बस एक इंपॉर्टेंट यही है कि इसमें फिनिश गुड्स में पैकिंग चार्जेस का ऐड करना मत भूलना, दैट्स इट। ठीक है, ये रहा एलोकेट पैकिंग मटेरियल टू WIP, उसमें नहीं देना, डू नॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट X ऑल्सो जनरेट बाय प्रोडक्ट Y। ठीक है, एक्स को जनरेट करता है, वाई भी जनरेट हो जाता है बाय प्रोडक्ट, जो कि एडिशनल प्रोसेसिंग में जाता है और हमें फिनिश गुड्स देता है, फिनिश प्रोडक्ट देता है। द डिटेल्स ऑफ द जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर प्रोवाइडेड बिलो। देखो मटेरियल जो है 5,000 का लग रहा है, लेबर लग रहा है, ओवरहेड लग रहा है, टोटल जॉइंट कॉस्ट दोनों की एक्स और वाई की लग रही है टोटल 10,000, कैसे 5 3 एंड 2। ठीक है, उसके बाद सब्सिक्वेंट कॉस्ट जो किसके लिए लग रही है, एक्स के लिए इतनी लग रही है और वाई के लिए इतनी लग रही है, अलग अलग ऑपरेशन करके दे रखी है, 5 इसकी है 3 इसकी है। सेलिंग प्राइस दे रखा है इसका 16,000, इसका 8,000, एस्टिमेटेड प्रॉफिट 25% ऑफ एक्स और 20% ऑफ वाई। आपको क्या करना है, assumption ये कि दैट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आर इंकर्ड इन प्रोपोर्शन। क्या इंपॉर्टेंट है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो प्रोपोर्शन किसकी है, सेल्स वैल्यू पे, जो हमारी बिकी है उसके। डिस्ट्रीब्यूट जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। सबसे पहले क्या करना है हमें, उसने क्या बोला, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट के 10,000, 10,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, 10,000 को बांटना है एक्स और वाई। कैसे बांटेंगे ये, देखो सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है हमें, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है इसका 16 और 8, और हमारे प्रॉफिट भी दे रखे हैं 25 और 20 दे रखे हैं। 25% ऑफ 16,000 सेलिंग प्राइस पे है ना, 25% ऑफ 16,000 और 20% ऑफ 8,000, टोटल सेल्स कितनी हो गई देखो 24,000
टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है? 25% ऑफ 16,000, 20% ऑफ 8,000, 4,000 और 1,600 विच इज 5,600। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है क्या आ गई हमारे पास? सेल्स माइनस प्रॉफिट, हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट। तो कितनी आ जाएगी? 18,400 कॉस्ट आ गई। ठीक है, ओके जी, फाइन। अब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन करने में हमें कितनी कॉस्ट लगी थी? 10,000। और सब्सिक्वेंटली कितनी लगी हमें? 8,000। टोटल कितनी हो गई? 18,000 टोटल लग रही है इन टोटल। ठीक है, इन टोटल हमें कितना लग रहा है? 18,000 लग रहा है। फाइन, ठीक है, ओके। तो हमारे जो ये है, देखो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आया बेटा? कॉस्ट ऑफ सेल्स है 18,400। तो हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स जो कि हमारा 18,400, उसमें से जब हम माइनस कर देंगे जॉइंट कॉस्ट और सब्सिक्वेंट कॉस्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? सारी कॉस्ट, कॉस्ट हमारी सेल्स में से टोटल कॉस्ट है, उसमें से हमने जॉइंट कॉस्ट भी हटा दी। हाँ, आगे जो लगने वाली थी सब्सिक्वेंट कॉस्ट वो भी निकाल दी, तो हमारे पास क्या बचेगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यही हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बचेगा, यही आएगा। तो 18,400 जॉइंट कॉस्ट कितने की थी? 10 के। सब्सिक्वेंट कॉस्ट 8 के, तो यानी 18,000 हटा दो तो कितना आएगा? एसएनडी 400। समझ में आ रहा है? और उसने क्या बोलते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को हमें अपोर्शन करना है इन सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? देखना जरा, 16 एंड 8 डबल ऑफ इट, 400 को डबल ऑफ इट में करना है ना? तो 2:1 के रेशियो में करना है, यानी 400 को करो कितना आएगा? देखो 267 और 133, ये आ जाएगा। ठीक है, हमें अब क्या करना है? ये हमारा निकल गया। ये डिस्ट्रीब्यूट द जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालना था हमें, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को करना था। जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी कितनी है? 10,000 है। 10,000 को कैसे अपोर्शन करेंगे हम? कैसे करोगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस एसएनडी माइनस सब्सिक्वेंट कॉस्ट, हमारा शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट नहीं आ जाएगा? देखो यहाँ पे देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है इसकी 12,000, इसकी आ रही है 6,400। ठीक है, कैसे आई वो देख लो यहाँ पे। ये हमने 16,000 माइनस किया 25% ऑफ 16,000, तो हमारे पास आ रहा है 12,000। और 8,000 माइनस किया 20% ऑफ 8,000, तो हमारे पास कितना आ रहा है? 6,400। तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर से हम माइनस करेंगे एस एन डी विच इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जो हमने पोर्शन किया था अभी 2:1 में, विच इज द 400 को 267 और 133 में। ठीक है, उसके बाद हम इसमें जॉइंट कॉस्ट निकालनी है ना हमें, तो जॉइंट कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्सीक्वेंट कॉस्ट को भी कम करना पड़ेगा। यस, सब्सीक्वेंट कॉस्ट भी हटेगी कॉस्ट ऑफ सेल्स में से, तो ही तो जॉइंट कॉस्ट है, क्योंकि जॉइंट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है हमारी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सब्सीक्वेंट प्लस शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट। ठीक है, तो सब्सीक्वेंट कॉस्ट कितनी है हमारी? देखो 5 और 3 अलग अलग दे ही रखा है, हम 5 और 3 डाल देंगे। 5 के 3 के करो माइनस, कितना आ रहा है? 6,733 3,267, ये हमारा आंसर आ जाएगा फॉर दिस। अब हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है, एक्स की अलग और वाई की अलग। ठीक है, ये हमारा जॉइंट कॉस्ट है। देखो मटेरियल दे रखा है 3, लेबर है 1,400, ओवरहेड दे रखा है 600। ठीक है, ये हमारा क्या दे रखा है? सब्सीक्वेंट कॉस्ट। क्या दे रखा है? ये सब्सीक्वेंट कॉस्ट। तो जॉइंट कॉस्ट कितनी है? जॉइंट कॉस्ट को किससे अपोर्शनेट करोगे? कैसे करोगे? जॉइंट कॉस्ट ये रही, इसी रेशो में अपोर्शन करोगे। ये 6,733 रेशो 3,267 की रेशो में आप किसको अपोर्शन कर दोगे? आप करोगे 5,000 को, 3,000 को और 2,000 को। ठीक है, इनको हम अपोर्शन कर देंगे इस रेशो में। तुम्हारी जॉइंट कॉस्ट आ जाएगी, देखो सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सब्सिक्वेंट, तो हमारा क्या आ गया?
जॉइंट कॉस्ट। अब देखो मटेरियल हमारा 50%, 30% एंड 20%, उससे कर रखा है नहीं, तो आप देखो ये आप अपोर्शन कैसे करोगे, ये आपने अपोर्शन के इसके रेशियो में, ये हमारा है 5K, 3K, 2K, यस हमने कर दिया। बाकी ये तो गिवन ही था हमें, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास, यस। इसको प्लस इसको यहाँ पर आ गया, इसको प्लस इसको करोगे तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हमका ये क्या आ गया, हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इजी, कुछ भी नहीं था इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। रॉयल ट्रांसपोर्ट सर्विस रन्स फ्लीट ऑफ बसेस विद द लिमिट ऑफ जयपुर सिटी। जयपुर सिटी में घुमाते हैं बस को अपनी, ओके। क्या आ गया ये, हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, हमें कॉस्ट निकालनी है पर पैसेंजर किलोमीटर। 1 किलोमीटर एक पैसेंजर का कितना कॉस्ट लगेगा, ठीक है। क्या क्या दे रखा देखो, पूरा सब कुछ देख ले। कॉस्ट ऑफ बस कितनी है, 24 लाख। डेप्रिसिएशन दे रखा है, हाँ जी दे रखा है 10% पर एनम ऑन कॉस्ट, यानी कि 24 लाख। और हमें अक्टूबर मंथ का दे रखा है, ये ध्यान से देखा करो, हमें महीने का निकालना है, कितने महीने का निकालना है, 1 महीने का निकालना है, साल का निकालना है, किस हिसाब से निकालना है। यहाँ पे हमें अक्टूबर 2025 को दे रखा, तो हम 1 महीने का निकालेंगे, ठीक है। तो देखो 1 महीने का अगर हमें निकालना है 24 लाख है, द डेप्रिसिएशन 24 लाख इंटू 10% और 1/12 आ जाएगा। और टोटल कितनी बसेस है, तो एक बस की है। टोटल बसेस कितनी है, हमारी बस है, यहीं पे लिख रखा है इन्होंने, कैपेसिटी 12 बसेस, 60 पैसेंजर है, 13 बसेस, टोटल फ्लीट कितनी आ गई, 25 बसेस, यानी कि इंटू 25, तो हमारी ये डेप आ गई, डेप्रिसिएशन, ठीक है। उसके बाद गैरेज रेंट फिक्स दे रखा है एज इट इज, इंश्योरेंस एज इट इज, रोड टैक्स एज इट इज, मैनेजर सैलरी जितनी दे रखी है उतनी आ जाएगी। ये आपकी इंटू 2 हो जाएगी, ये आपकी इंटू 3 हो जाएगी, ये इंटू 25 हो जाएगी, ये हमने निकाल ही दिया। ये आपकी इंटू 20 हो जाएगी, ये एज इट इज। उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ऑयल एंड लुब्रिकेट, ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट वाला तो सेम ही रहेगा, ठीक है। एंड टायर एंड ट्यूब्स भी सेम रहेगा। आपको थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है डीजल, दिक्कत क्या है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ तो एज इट इज जो मैंने बताया। देखो डेप्रिसिएशन, गैरेज रेंट, इंश्योरेंस वगैरह बाकी सब कुछ दे रखा था, असिस्टेंट सैलरी, देखो सब आ गया, हमने मल्टीप्लाई करके इसको भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। डीजल कॉस्ट निकालना है हमें, बाकी ऑयल एंड लुब्रिकेंट एंड टायर्स वाला भी आ जाएगा। अब हमने डेप्रिसिएशन तो निकाल ही लिया था, सब कुछ हो गया, बस हमारा एक क्या रह गया है, 10 किलोमीटर पर लीटर। वो क्या कह रहा है हमें कि 10 किलोमीटर चलाने पर 1 लीटर पर कितने रुपए लगते हैं, 10 किलोमीटर में 1 लीटर लगता है, और वो 1 लीटर हमें 80 रुपए का पड़ता है, यानी 10 किलोमीटर में हमें 80 रुपए लगता है। इतना समझ में आया, यानी हम देखेंगे पहले हमारे पास टोटल किलोमीटर्स हम कितना चला रहे हैं, ठीक है, टोटल किलोमीटर्स हम कितना चला रहे हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कैसे पता चलेगा हम कितने ही किलोमीटर्स चला रहे हैं, देखते हैं। उसमें मतलब 12 बसें, 60 पैसेंजर, 13 बसें, 50 पैसेंजर, ईच बस में 4 राउंड ट्रिप, 4 राउंड ट्रिप बनाते हैं। नहीं देखो जैसे ए से बी जा रहा है, फिर बी से वापस ए आ रहा है, ये एक राउंड हो गया, और ऐसे ही करके 4, यानी कि टोटल 8 आप मान लो राउंड हो गए, 8 वेज हो गए, 8 बारी हो गया आपका, 4 × 2, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन ईच ट्रिप, यानी कि वो 80 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, ऑन एन एवरेज वन वे। ड्यूरिंग द ट्रिप 80% ऑफ द सीट्स जो है वो ऑक्यूपाइड रहती है, 20% खाली रहती है। एनुअल रिकॉर्ड है कि 5 बसेस आर जनरली रिक्वायर्ड टू केप्ट अवे फ्रॉम द रोड्स ईच डे फॉर रिपेयर, यानी उनमें से 5 बस तो डेली की हो गई है कि भाई उनको हम चलाएंगे ही नहीं। जब अगर तुम चला ही नहीं रहे हो, किसको, 5 बसेस को, तो क्या हमें लेना चाहिए उसको किलोमीटर में, जब तुम चला ही नहीं रहे तो किलोमीटर कवर कहाँ से होगा, सही बात है कि नहीं, आप बताओ मुझे। जब 5 किलोमीटर कह रहे हो, सॉरी 5 किलोमीटर, 5 बसेस को कि वो रिक्वायर्ड टू केप्ट अवे फ्रॉम द रोड, ताकि वो रिपेयर कर सके, तो यानी जब आप चला ही नहीं रहे, रिपेयर के लिए दे रहे हो, तो आप उसको फिर किलोमीटर कवर थोड़ी ना होंगे उसके खाली, यानी 20 बसेस के निकालने हमें, और ये हमें किसने कितने का दे रखा, 25 का। देखो
12 बस है, ठीक है। 12 बस में 4 राउंड ट्रिप्स हो रही है, यानी कि 4 × 2, 10 किलोमीटर चला रहे एक बारी में, ठीक है। और ये कब हो रहा है? पर डे, एक दिन में, तो यानी कि एक महीने में कितना हो जाएगा? 30। बट ये देखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे मंथ अक्टूबर दे रखा है, अक्टूबर दे रहा है, यानी कि यहाँ पे 30 की जगह क्या लेंगे हम? 31, ठीक है। क्या लोगे आप? 31, देखो दिख भी रखा है, नहीं लिखा हो तो तब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वैसे ही 13 बसेस के लिए भी हो जाएगा, 13 × 4 × 2 × 10 × 31। समझ में आई? ये आपका कितना आ गया टोटल? ये आपका आ गया 25 बसों के लिए, टोटल 62 के। ये आपके लिए कितना है? 25 के लिए। हमें किसके लिए चाहिए? 20 के लिए, सिर्फ उतने ही किलोमीटर से ट्रैवल किया, तो कितना आ गया हमारे पास? 49,600। तो यानी कि हमारा टोटल डीजल कितना लगा होगा? 49,600 मल्टीप्लाई करेंगे उसको, 10 किलोमीटर के लिए था कितना? 10 किलोमीटर के लिए 80 लग रहा है यानी कि 496 किलोमीटर ये टोटल है, तो यानी कि 49600 डिवाइड बाय 10 × 80। यस, पर 10 किलोमीटर में हमारा 80 रुपये लग रहा है ना, पर 10 किलोमीटर में हमारा 80 रुपये लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालेंगे डीजल, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 396,800, ठीक है। तो अब हमारी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ गई? 23,99,800। अब हमें क्या निकालने को बोला था उसने? कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, पर पैसेंजर किलोमीटर है, यानी कि पैसेंजर को लेना, किलोमीटर तो हमें पता है, पता है किलोमीटर्स, पहले तो पैसेंजर्स किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकलेंगे? देखो पैसेंजर कितने हैं टोटल, पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकलेंगे? जो आपने हमने किलोमीटर निकाले हैं, कितने किलोमीटर निकाले हैं हमने? 29 समथिंग निकले ऊपर वाले के। देखो ये जो हमारा आया, इसको करोगे आप, ठीक है। क्यों हम बोल रहे हैं इसको ऐसे? क्योंकि इसमें 60 है, 60 पैसेंजर्स, इसके 50 हैं, तो इसके 50 लोग हैं, तो इसको इंडिविजुअली करना पड़ेगा। तो इसको अगर हमने सॉल्व किया, वी विल गेट 14, सॉरी, वी विल गेट 29,760, ठीक है, टोटल करके। तो अब ये, और इसको जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 32240, ठीक है। तो अब इसको देखो इनके साथ क्या होएगा। ये जो हमें मिला 12 बसेस का और 13 बसेस का, 49760 32240, इसको हम क्या करेंगे? देखो उसमें थे 60 पैसेंजर्स, इसके थे 50, और कितने परसेंट ऑफ कैपेसिटी है? 80 भरी रहती है, ठीक है, 80 भरी होती है, तो कितना कितना आ गया? समझ में आई मेरी बात? इसको टोटल कर दो, 27,18,080। इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब ये हमारे पास क्या आ गया? क्योंकि पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है, पैसेंजर किलोमीटर आ गया, टोटल पैसेंजर्स एंड टोटल किलोमीटर्स। तो अब हम क्या करेंगे? अब ये जो हमारा आया है बेटा, इसको हम क्या करेंगे? हम इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे और ऑपरेटिंग कॉस्ट को न्यूमरेटर में लिखेंगे इसको। तो ये डिवाइड बाय दिस, तो आपको कितना आ जाएगा? 0.883। अब आप यहाँ पर ये मत बोलना कि यहाँ पे भी तो 25 बसेस के लिए निकाला ही है हमने, ये जो हमने निकाला पैसेंजर किलोमीटर, ये भी तो 25 बसों के लिए निकाला, लेकिन 5 बस तो हम यूज करते ही नहीं, 5 बस तो हम यूज ही नहीं करते, वो तो रिपेयर के लिए जाती है। एक तरीके से हमारा नॉर्मल लॉस नहीं हो गया? नॉर्मल लॉस हो गया तो उसी में नहीं ऑब्जर्व होता? उसी में ऑब्जर्व होता तो हम ये लिखेंगे नहीं, हम पूरे 25 को लेते हैं, पूरी 25
25 बस की लेंगे हम पैसेंजर किलोमीटर्स, ठीक है। हम ऐसा नहीं करेंगे 20 किलोमीटर। वो खाली किसके लिए था? डीजल के लिए, जो हकीकत में जिसमें हमारा डीजल जो है इतना ही लगा, 20 बसों का ही लगा, उसमें तो 25 नहीं लगा, लेकिन पैसेंजर किलोमीटर में जो हमारी 5 बसेस रिपेयर के लिए जा रही है उसमें हम वो पैसेंजर किलोमीटर को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। यही छोटी छोटी बातों से जो है गलतियां हो जाती है, जो कि हमें नहीं करनी। कैलकुलेटिंग डीजल ऑन 25 इंस्टेड ऑफ 20, ठीक है। नाउ 14, आपको क्या करना है? बजट बनाना है। मंथली प्रोडक्शन बजट फॉर Q1, मंथली रॉ मटेरियल कंजप्शन, मटेरियल परचेज क्वांटिटी, और बाकी आपको वेरिएंसेस निकालना, 6 वेरिएंसेस निकालना। सबसे पहले क्या बोला है? प्रोडक्शन बजट ऑफ Q1 यानी जनवरी टू मार्च, ये निकालने को बोला है, ठीक है। देखो अब हमें क्या निकालने के लिए बोला उसने? अगर हमें बोला है कि प्रोडक्शन बजट निकालो जनवरी 1 टू मार्च, एप्पल का, सॉरी, तो देखो जनवरी में हमारी सेल्स कितनी हो रखी है? चारों के आगे सेल्स है हमारे पास। अगर हमें पता है कि इतनी सेल्स करनी है, प्रोजेक्टेड सेल्स, तो हमें पता चलेगा ना कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है, तो इतना इतना तो करना ही है। उसके बाद उसने क्या बोला? फिनिश गुड जो 25% ऑफ द बजटेड सेल्स है फॉलोइंग मंथ का, यानी इसको भी ऐड करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक भी चाहिए हमें इतना, ठीक है। उसने बोला ओपनिंग 3,000 है। अब 3,000 अगर हमारे पास ऑलरेडी है तो उसको हम माइनस कर देंगे, यानी उतना हमें नहीं चाहिए होगी। 3,000 ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ है तो हमें बजटेड प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, जैसे कोई तरीके से 12,000 प्लस करेंगे हम क्या? 13,500, क्योंकि उसने बोला फॉलोइंग मंथ का 25%, तो 13,500 का 25% विल बी 3,375, और फिर हम ओपनिंग स्टॉक जो 3,000 की बना उसको माइनस कर देंगे, तो यानी कि हमारे पास जनवरी के लिए आ जाएगा 12,375, हमें जो रिक्वायर्ड हुआ बजटेड प्रोडक्शन वो, ठीक है। देखो जनवरी का वैसे फरवरी मार्च और अप्रैल का भी निकल जाएगा। देखो बजटेड सेल्स 12,000, क्लोजिंग दे रखा है 3,375, टोटल रिक्वायरमेंट आ गई, उसमें से माइनस कर देंगे ओपनिंग को, तो हमारी बजटेड प्रोडक्शन आ जाएगी। अब यहाँ का जो क्लोजिंग होगा आपका, यहाँ का ओपनिंग होगा, यस, उसको माइनस कर देंगे। यहाँ का जो क्लोजिंग होगा, यहाँ का ओपनिंग, यहाँ का जो क्लोजिंग होगा, सॉरी, यहाँ का जो क्लोजिंग होगा वहाँ का ओपनिंग, यहाँ का क्लोजिंग, वहाँ का ओपनिंग। इतना समझ में आया? ओके। नाउ बजटेड सेल्स सबकी दे रखी थी, और भी फरवरी मार्च अप्रैल की कितनी रखी? 13,500, 5,000, 15,000 और 16,500 आ गई, और टोटल दे रखा है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 25% से निकाल लोगे, ओपनिंग स्टॉक बाजू वाले को देखकर निकाल लोगे, तो आपका आ जाएगा बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया। सेकंड क्या होता है? रॉ मटेरियल कंजम्पशन क्वांटिटी बजट फॉर जनवरी टू अप्रैल, कि रॉ मटेरियल की में हमें कितनी कंजम्पशन होगी, यानी कि जितना हमें प्रोड्यूस करना भाई उस हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो हमारी आउटपुट कितनी चाहिए हमें? इतना इतना आउटपुट चाहिए हमें, देखो ये आ गया हमारा आउटपुट, इतना इतना चाहिए, ठीक है बेटा, इतना इतना चाहिए। अप्रैल का भी देखो 16,625 है पूरा एक साथ। अब उसने क्या बोला कि सेल्स बजट इतनी है, फिनिश गुड्स इतना है, ओपनिंग हमने दे रखा है, रॉ मटेरियल, मटेरियल एक का 5 kg चाहिए @12 पर kg, ₹12 1 kg, और वैसे 5 kg चाहिए होता है 1 किलो, और ये चाहिए होता है 4 kg, ये ₹18 पर kg, ठीक है। तो यानी कि हमें सिंपल क्या करना है, जो हमें दे रखा है आउटपुट, यूनिट्स जो दे रखी है उसको हम क्या कर देंगे? देखो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों? क्योंकि 5 kg चाहिए 1 मिनट में, है ना। 5 kg चाहिए, पर यूनिट के हिसाब से दे रखा है 5 kg, तो और यहाँ पे पर यूनिट के हिसाब से 4 kg, तो ए और बी को 5 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना जितना चाहिए। देखो ए मटेरियल ए कितना चाहिए? × 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है। और ये हो जाएगा × 4 × 4 × 4 × 4, ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, ठीक है। आ जाएगा, कितना आएगा हमारे पास? 208 125 और 166 500, ठीक है। अब देखो, अब क्या? वैसे तो Q1 का बोला है उसने, Q1 इज अप्रैल मई एंड, सॉरी, जनवरी फरवरी एंड मार्च, ठीक है। बट हम अप्रैल लेंगे, साथ में ही लेंगे, समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं? ठीक है, ये इन तीनों का ही है टोटल, बट हम अप्रैल भी साथ में लेके चल लेंगे, आगे काम आएगा, ओके ना। उसने हमें और क्या बोला? मंथली रॉ मटेरियल कंजप्शन क्वांटिटी बजट फॉर जनवरी टू अप्रैल, अब यहाँ पे जनवरी टू अप्रैल के लिए चाहिए, पूरा चाहिए, और उसने क्या बोला हमें? क्वांटिटी जो चाहिए होगी, ठीक है। क्यों? ऐसा क्या?
देखो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, एक्चुअल मटेरियल एक्चुअल लेबर दे रखा है, ठीक है। ओके, देखो क्या बोल रहा है ये कि जो रॉ मटेरियल है ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 Jan मटेरियल ए का है 25,000, मटेरियल बी का 18,000 ऑलरेडी गिवन कि इतना ओपनिंग स्टॉक है, यानी इनको हम माइनस कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी इतना है, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट द एंड ऑफ ईच मंथ जो 60% ऑफ द नेक्स्ट मंथ को होना चाहिए, यानी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी है, उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 60% ऑफ द अगला मंथ, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक का क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो देखो हमारे पास टोटल आया था कितना, 208,125, 208,125, 60% चाहिए ऑफ एप्पल कंजम्पशन नेक्स्ट ईयर का 60% चाहिए, तो उसको हम कर देंगे कितना, 83,125, सॉरी उसका 60%, और ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन था, 25,000, ये आ गया। वैसे ही यहाँ पे 18,000 गिवन था, इसका 60% करेंगे, ठीक है, और 165 जो दे रखा था वो आपको कितना आ गया, 1,88,400 kgs, ठीक है। हमारा परचेज क्वांटिटी भी आ गया, चलिए ये भी आ गया। नाउ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, लेबर कॉस्ट, लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बोले निकालेंगे। ये कैसे निकलेगा, मटेरियल ए के लिए अलग, मटेरियल बी के लिए अलग, 6 की 6 सारी अलग निकलेगी, समझ में आ रही है मेरी बात, ओके। अब इनका फॉर्मूला, फॉर्मूला बताओ मुझे। सबसे पहले क्या है हमारे पास, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड कॉस्ट, कॉस्ट आते तो क्या लेते हैं हम, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल वाले के लिए तो लेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन या एक्चुअल आउटपुट लिख लो, ठीक है। उसमें से माइनस क्या करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, कॉस्ट वेरिएंस है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट भी किसकी लोगे, जो हकीकत में आपका आउटपुट है उसका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसका देखो, एक मैं ऐसा करती हूँ यहाँ पे पेज ऐड कर लेती हूँ, उसके बाद सही से हो जाएगा। सी मटेरियल कॉस्ट हो गया, नाउ मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलेगा, प्राइस का वेरिएंस क्या होगा, एक्चुअल क्वांटिटी, रेट है ना, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू, सॉरी इंटू एक्चुअल रेट, ठीक है ना। ये हो गया हमारा एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, यस। नाउ नेक्स्ट कौन सा, तीसरा कौन सा बोलते हैं उसने, मटेरियल यूजेज, यूजेज वाला, यूजेज का क्या फॉर्मूला होता है, देख स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड ही क्वांटिटी भी, अगेन स्टैंडर्ड रेट, यूजेज है ना, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी की, क्योंकि यूजेज की बात होती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी के बीच में आएगा, बाकी रेट जो है वो आपका करेगा स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। ओके ना, इतना निकालते हैं, फिर लेबर वाला बाद में आएंगे, लेबर को पहले कॉस्ट का निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो मैं देख क्या क्या रखा है, एक्चुअल आउटपुट कितना है, एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है 42,000, ठीक है, ओके। और अब हमें जो है मटेरियल ए का अलग निकालना है, मटेरियल बी का अलग निकालना है, तो अगर ये है तो मटेरियल ए को कितना चाहिए होंगे और बी को कितना चाहिए होगा, बताओ, ए का अलग बी का अलग, तो 42,000 पर यूनिट 5, 42,000 पर यूनिट 4, समझ में आई बात, जगह 2-10,000 kg,
और ये हमारा 168 के केजी। ठीक है, नाउ कॉस्ट भी दे रखी है ये हमें। एक्चुअल मटेरियल कंजम्पशन दे रखा है 210 केजीज 12.50 की और 165 18.40 की। एक्चुअल लेबर की बने हुए। ठीक है, और हाँ देखो 12 और 18 दे रखे हैं। 12 और 18 क्या है हमारे रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड दे रखा है। ठीक है, तो हम इसका टोटल करेंगे। देखो सबसे पहले वर्किंग हमें दे रखा है मटेरियल ए, जो अभी हमने कैलकुलेट किया 210 के केजी, और बी 168 के केजी, ये किया हमने। नाउ स्टैंडर्ड प्राइस हमें कितना गिवन है, ये हमारी थी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक्चुअली में जितना होगा बाद में देखते हैं, पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें दे रखी थी। स्टैंडर्ड प्राइस कितना दे रखा है हमें, ए का है 12 और बी का है 18, यही है। नाउ क्या हमारा स्टैंडर्ड, ओके फाइन वेट, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है बताओगे मुझे। एक्चुअल कॉस्ट दे रखी है ना 12.5 एंड 18.40 दे रखी है, 12.5 एंड 18.40। और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 210 और 16 5000, यानी 1,65,000। तो एक्चुअल कॉस्ट आपकी आ गई ए की और बी की, सॉरी 12.5 18.4 एंड योर एक्चुअल क्वांटिटी ए की और बी की हो जाएगी एक्चुअल क्वांटिटी 210,000 और 165। अब आपको एक चीज नोटिस करी क्या आपने कि एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ए एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ए आर सेम, है ना। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैं बताने के लिए बोल रही थी दोनों सेम है। नाउ इसको हम पुट कर दें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्टेटमेंट में, यानी कि हम मतलब फॉर्मूलेज में डाल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कितनी आएगी बताओ, कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालते हैं, यानी कि एक्चुअल आउटपुट में स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना लगेगा। ठीक है, तो देखो ये हमने क्या निकाला था 2-10,000, ये कैसे निकला था, और ए और बी का ये 42,000 क्या था, 42,000 हमारा एक्चुअल आउटपुट था। ओके, और ये 4 और 5 क्या थे, स्टैंडर्ड्स थे। 4 और 5 कीजिए क्या थे, स्टैंडर्ड्स थे। यानी कि मैं कह सकती हूँ मैंने यहाँ पर क्या निकाला था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो चाहिए होगी फॉर एक्चुअल आउटपुट, यही निकाला था मैंने कि नहीं बताओ मुझे, यस और नो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ये निकाली थी मैंने। नाउ यहाँ के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है हमारी, स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड प्राइस हमारी है 12 और 18, राइट। तो 12 18 और एक्चुअल आउटपुट कितने हैं 2-10,000, इसका तो पता ही है। और 18 वाले का कितना है 168 के, सॉरी एक्चुअल बोला है ना, एक्चुअल बोला क्या बोला है, एक्चुअल आउटपुट है ना। एक्चुअल क्वांटिटी 2-10 और इसकी है 165, 165 के, ये आपकी आ जाएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। प्लस कर देंगे इसको, ठीक है, 210 इंटू 12 प्लस 165 इंटू 18, और एक्चुअल कॉस्ट को कर देंगे माइनस, किसको, एक्चुअल कॉस्ट को। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है देखो, एक्चुअल कॉस्ट
एक्चुअल कॉस्ट ये रही, एक्चुअल मटेरियल कंजप्शन 10,000 इंटू 12.5 यही होगा, और 18.40 इंटू 165,000। थोड़ा क्लटर्ड हो गया, मैं साफ कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, 10,000 इंटू 12.5, ये आपका आ जाएगा एक्चुअल कॉस्ट, प्लस 18.40 इंटू 165,000। तो ये फुल ब्रैकेट ये हो जाएगा इससे माइनस, और जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट कॉस्ट वेरिएंस 117,000 इन एडवर्स, यानी कि नेगेटिव में आएगा। ठीक है, नेगेटिव में आएगा। नाउ नेक्स्ट करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी हमने निकाली थी ना, ये ना 2,1068 है ना। तो जो एक्चुअल क्वांटिटी हमारी आएगी वो आएगी 2,10,000। ए और बी, और फिर इसको ऐड कर देना अगर कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, ए और बी का अलग अलग निकाल के फिर इसको ऐड कर देना। अगर ऐसे नहीं हो पा रहा, जैसे ऊपर तो हो गया, नीचे का नहीं हो पा रहा तो ऐसे कर दो। ठीक है, 210 आ गया, और इसका था 165,000 एक्चुअल वाला तो। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड रेट कितने थे आपके, 12 एंड 18। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी, एक्चुअल 210 के, इसका तो वही रहेगा है ना, इसका तो सेम ही रहेगा, और इसका हो जाएगा 165। एक्चुअल क्वांटिटी सेम है, स्टैंडर्ड रेट बदला है 12 और 18, इसमें हो जाएगा 12.5 और 18.4। ठीक है, इन दोनों को कर देना ऐड। क्या करोगे, ऐड, व्हाट यू विल गेट 171,000 एडवर्स। ठीक है, नाउ स्टैंडर्ड रेट कितना है, बारह। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, एक का बोल रहा है, 210, 210। क्या आ जाएगा नील, ए का नील आ गया। बी, बी में स्टैंडर्ड रेट कितना है, 18, 18 है ना, और हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, 168, एक्चुअल कितनी है 165। करो, कितना आएगा, 54,000 फेवरेबल आ रहा है, 54,000 फेवरेबल, इन टोटल में भी यही आएगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया मटेरियल वाला। अब बात करते हैं लेबर कॉस्ट, लेबर रेट, एफिशिएंसी वेरिएंस, इन सब चीज़ों की। ठीक है, चलो हटा देती हूँ इसको और उसमें दे दो। चलो सबसे पहले कॉस्ट, फिर रेट है, फिर एफिशिएंसी वेरिएंस है। चलो लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होएगा, कॉस्ट स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल रेट इंटू इंटू एक्चुअल कॉस्ट आती है ना। एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है,
सॉरी क्वांटिटी नहीं, उसके बाद एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। उसके बाद एफिशिएंसी, तो यहाँ पे हम आवर्स की बात करेंगे, तो स्टैंडर्ड रेट तो एज इट इज रहेगा, बाकी स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। तो ओके, सबसे पहले क्या बात करते हैं, हमारा बजटेड आउटपुट कितना था, बजटेड आउटपुट कितना था हमारा, बताओगे कि हमें इतना आउटपुट बजटेड है, मतलब हमारा निकालना है। देखो रीड करो, लेबर का है 35,000 आवर्स वर्क किया उसने, और एक्चुअल लेबर कॉस्ट जो है 1785,000। हमने सबसे पहले में ही क्या निकाला था यहाँ पे बजटेड में 41,625 टोटल बजटेड प्रोडक्शन निकाले थे, मैं वही तो पूछ रही थी आपसे। देखो बजटेड आउटपुट 41,625। ठीक है, नाउ स्टैंडर्ड लेबर आवर्स, इसको बनाने में कितने लगते पड़ेंगे, यही एक्चुअल दे रखे हैं, एक्चुअल लेबर कॉस्ट दे रखा है। ओके, डायरेक्ट लेबर देखो स्टैंडर्ड टाइम कितना लग रहा है, 0.8 लेबर आवर लग रहे हैं, 0.8 आवर लग रहे हैं। टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है फर्स्ट क्वार्टर की दे रखी है 15,36,000, यानी कि देखो हम बता सकते हैं 0.8 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, किससे, ये जो है हमारा स्टैंडर्ड लेबर आवर कितना हो गया, लेबर आवर्स अगर 0.8 है एक यूनिट के लिए, 41625 के लिए बजटेड बोला है ना उसने, इसलिए हमने बजटेड वाला लिया आउटपुट। ठीक है, 33300 तुम्हारा स्टैंडर्ड रेट कितना हो जाएगा पर आवर, एक घंटे के स्टैंडर्ड रेट कितना हो जाएगा, जो हमने बजटेड कॉस्ट निकाली थी उसको हम घंटों से डिवाइड कर देंगे, ये जो हमने इतने घंटे निकाले हैं कि हमारे लग रहे हैं इतने, बजटेड करे हैं कि इतने लगेंगे, और हमारे कितने पैसे लग रहे हैं बजटेड, 1536,000, तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, 1536 को डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, यानी कि 46.13 एक घंटे में पैसे लग रहे हैं लेबर आवर्स। ठीक है, अब मेरे को बताओ एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हो रही है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितने की हो रही है, 48,000 सॉरी 42,000 दे रखा है, 42,000, 42,000 इंटू स्टैंडर्ड आर, तो 33,600 असली में उसके लगने चाहिए जितना उसने बनाया उससे, तो एक्चुअल रेट कितना आ गया, एक्चुअल वाला एक्चुअल रेट आर से डिवाइड कर दो भाई, जो एक्चुअल रेट उसका आएगा पर आर,
वो आएगा, देखो उसका टोटल कितने पैसे लग रहे हैं, 1785,000 है ना, एक्चुअली में लग रहे हैं। तो 1785,000 उसके सही में लग रहे हैं, और आर्स हमारे कितने लग रहे हैं, अगर हम स्टैंडर्ड आर के हिसाब से ले तो 33,600। नहीं, कितने लग रहे हैं भाई, 33,600 लग रहे हैं ना, कितने लग रहे हैं आर्स बताओ। एक्चुअल रेट पर आर बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे ना 35,000 लेंगे, गलती यही होती है। क्यों 35,000 लेंगे, इसीलिए क्योंकि देखो एक्चुअल लेबर 35,000 लगे हैं, वो हमने निकाला स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट के इतना हमारा लगना चाहिए, उसने बोला 33,600 लगना चाहिए था, लेकिन लग कितना रहा है 35,000, बच रहे हैं, एफिशिएंसी आ रही है यहाँ पे। ठीक है, चलो देखो 33,600 है ना, और इसका 35,000, तो हमारा ये आ गया 51 रुपीज लग रहा है, उसकी 51 रुपये लग। तो अब एफिशिएंसी वाला ही पहले निकाल लेते हैं। देखो स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट कितना है, अभी हमने निकाला 46.13 इंटू स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं 333, यही आएगा, क्या आएगा, ये वाला आएगा, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 33,600। तभी तो हमें पता चलेगा कि सही में कितनी एफिशिएंसी ली है उसने, और एक्चुअली में उसके कितने लग रहे हैं 35,000, तो कितना आ गया, नेगेटिव में आया है 64,582 एडवर्स। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं, ऊपर और जाते हैं, इसकी एक्चुअल आर कितने लगे हैं उसके 35,000, स्टैंडर्ड रेट कितना है 46.13, और एक्चुअल रेट अभी हमने निकाला 51, ये भी कितना आएगा एडवर्स में ही आएगा, ये भी 170,450, स्टैंडर्ड रेट 46.13, स्टैंडर्ड आर 33,600 माइनस एक्चुअल रेट 51 इंटू एक्चुअल आर, तो ये हम डायरेक्टली लिख ही देते हैं कितना 1,785,000 जो एक्चुअल लगा था, 1,785,000, आपको कितना आ रहा है, ये भी एडवर्स में 235032 एडवर्स। ठीक है, चलो ये आपका क्वेश्चन डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, XYZ Limited manufactures 3 different products of the following information has been collected from the books of accounts। ठीक है, प्रोडक्ट ए बनाता है, बी बनाता है, सी बनाता है, सेल्स मिक्स दे रखी है, परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू 35, 35, 30, सेलिंग प्राइस दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स वैल्यू। The company is currently under discussion a proposal to discontinue the manufactured product C। वो कह रहे हैं अब हम जो है प्रोडक्ट सी को नहीं मैन्युफैक्चर करेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे प्रोडक्ट पी के साथ, जिसका सब कुछ दे रखा है ऐसे, अगर पी करते हैं तो ये, यानी कि एग्जिस्टिंग हमारा ये है, और जो प्रोजेक्टेड है वो ये है प्रपोज्ड। विल यू एडवाइज द कंपनी टू चेंज ओवर द प्रोडक्शन, तो हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना बन रहा है, अगर प्रॉफिट जिसका ज्यादा होगा उसको ले लेंगे। उसके लिए देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वी विल सी सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, हमें पीवी रेशियो भी गिवन है ना, पीवी रेशियो कितना गिवन है हमें 50-50-40, कैसे निकलता है पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, तो ये गिवन ही तो है एक तरीके से निकालना, क्या मतलब कंट्रीब्यूशन भी दे रखा है, सेल्स भी दे रखा है, निकाल लो।
तो अगर ये हमारा 30 है, ये 15 है, तो ऑब्वियसली 50% बन रहा है। ये हमारा 40 है, ये 20 है, ये 50% बन रहा है। ये 20 है, ये 12 है, तो ये हमारा कितना बन रहा है? 40%। और सेल्स मिक्स तो हमें गिवन ही है, 35, 35 एंड 30। ठीक है, अब पीवी रेशियो का हम क्या करेंगे, क्यों निकाला हमने पीवी रेशियो? देखो, प्रोडक्ट पीवी रेशियोज आ गए। ये हमारी आ गई सेल्स वैल्यू वेट। सेल्स वैल्यू वेट यानी वही सेल्स मिक्स। ठीक है, नाउ अब वेटेड कॉम्पोजिट पीवी रेशियो, ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये होता है, देखो, जैसे हमने 50 दे रखा है ए का, और यहाँ पे 35 दे रखा है, तो हमने 50% इंटू 35% प्लस 50% इंटू 35% इसका, प्लस 40 इंटू 30, 40% इंटू 30%। जब आप करोगे इनको ऐड, यू विल गेट 47%, दैट इज दिस। ठीक है, हमने क्या निकाला? वेटेड कंपोजिट पीवी रेशियो। इसको कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ सेल। 1 रुपए की सेल में हमें कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है? हमें 47% का कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है। कितना हो रहा है? 47% टोटल मिला के। नहीं तो इसका देखोगे तो इसका 17.5 हो रहा है, इसका 17.5 हो रहा है, और इसका 12 हो रहा है। ठीक है, तो उससे हमारा 47 आया। तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ सेल निकल गया। ठीक है, अब देखो, ये हमने निकाला ही क्यों? देखो हमें क्या क्या गिवन था इसमें, यही गिवन था। ठीक है, अब हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना गिवन है? इसने दे रखा है हमें कंट्रीब्यूशन, सेल्स वैल्यू दे रखी है 6 लाख की। ठीक है, सेल्स वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 लाख की। तो हमें कंट्रीब्यूशन दिया ही नहीं है, तो हमें क्या कर दूंगी मैं? 6 लाख टोटल में दे रखा है, हमें इसका अलग अलग नहीं बताया। क्योंकि हमें अलग अलग नहीं पता, तो हमें सेल्स वैल्यू नहीं पता चलेगी। सेल्स वैल्यू नहीं पता चलेगी। ठीक है, हमें कंट्रीब्यूशन नहीं गिवन था, इसलिए हमने 47% निकाला, और जो 6 लाख है उसका अब हम 47% निकाल देंगे, तो हमारा इतना इतना आ जाएगा, इसका 282 आ जाएगा, और फिर हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे मुश्किल लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा, सिंपल सी बात है, देखो वैसे तो आ जाना चाहिए। कंट्रीब्यूशन पर रुपए निकालना, कंट्रीब्यूशन पर रुपये ऑफ द सेल्स के लिए हम पीवी रेशियो को मल्टीप्लाई करते थे सेल्स मिक्स के साथ। फिर जो भी हमारा एग्रीगेट में जो आता हमारा परसेंटेज है, उसको हम टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं सेल्स के साथ। नहीं तो आप सिंपल देखो, आपको ये गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है? सेल्स मिक्स गिवन है। सेल्स मिक्स को हम मतलब सेल्स को पोर्शन कर लेंगे सेल्स मिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो कि आपका आ जाएगा 2-10 हज़ार, 2-10 हज़ार और एक 80 हज़ार। समझ में आ रही है मेरी बात? देखो मैं आपको करके देखो, हमारी सेल्स ABC 2-10, और हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो हमें कितना कितना गिवन है? 30, 40 और 20। यानी हमारे पास यूनिट्स आ सकते हैं, इनको डिवाइड कर दोगे तो सॉरी 9,000। वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन है पर यूनिट 50, 20, 12। ठीक है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वेरिएबल कॉस्ट टोटल में आ जाएगी। ठीक है, अब जो सेल्स है उसमें से माइनस कर दो जरा वेरिएबल कॉस्ट को, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब इनको कर दो जरा प्लस, और मुझे बताओ क्या आंसर है? 282,000। ठीक है, यही हमारे यहाँ पे भी आ रहा है 282,000। तो अब ऐसे भी निकाल सकते हैं। फिर फिक्स कॉस्ट हमें कितनी दे रखी है बेटा? 180 दे रखी है, तो वो 180 लिख देंगे, हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा, और सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, नाउ फॉर द नेक्स्ट
सेम वही है, सेम सेम, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, तो हम सब कुछ वही कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, यस कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसका एग्रीगेट किया तो हमारा कितना आएगा 320, उसमें से वही फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे, वही सेम गिवन थी, हमें प्रपोज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यार खुद ही प्रॉफिट, अब देखो पहले तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट एक चीज देखो आप, क्या हम ब्रेक इवन सेल्स निकालते हैं, ब्रेक इवन सेल्स, क्योंकि उसने बोला गिव रीजन। ठीक है, विल एडवाइज द कंपनी टू चेंज ओवर द प्रोडक्शन और गिव रीजन। तो ये हमने प्रॉफिट सर्च हुआ, नेट प्रॉफिट जो इंक्रीज हो गया 38,000 से, है ना, बढ़ गया, और जो सुपीरियर मार्जिन था, पीवी रेशियो था, वो भी 47 से 50% हो रहा है। देखो ये 47 से 50% हो रहा है, ठीक है, 47 से 50% हो रहा है, और रिस्क भी कम हो गया, ब्रेक इवन सेल्स 382 से 360 हो गया, कम हो रहा है, ब्रेक इवन सेल्स जितना कम हो अच्छी बात है, रिस्क कम होता है। और फाइनल रिकमेंडेशन के स्ट्रॉन्गली एडवाइस करेंगे रिप्लेस कर दो सी को पी से। ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकलता है, ये जो आपने 47 निकाला था ना, इसको ही डिवाइड करोगे, तो इसीलिए बेटा उसको मल्टीप्लाई करोगे तो इजी रहेगा, अच्छा रहेगा। और यहाँ पे हमने 0.50 को डिवाइड करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह रही है तुम्हारा, इससे फिक्स्ड कॉस्ट से। ठीक है, तो 180,000 डिवाइड बाई 0.47 और 180,000 डिवाइड बाई 0.50, तो आपको ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट पता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपन वो लेते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिनिश। 16, अब आपकी थ्योरी रह गई है, प्रैक्टिकल तो खत्म हो गया। देखो, यू हैव बीन आस्क्ड टू इंस्टॉल अ कॉस्टिंग सिस्टम इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसमें बोल रहे हैं कि भैया वो कॉस्टिंग सिस्टम लगाना है, बट प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज यू विल एक्सपेक्ट एंड हाउ विल यू प्रपोज टू ओवरकम दिस। तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, कॉस्टिंग सिस्टम लगाना है मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस, कोई भी न्यू चेंज आता है स्टाफ पहले बोलेगा, रेजिस्ट करेगा, फियर ऑफ लूजिंग द जॉब, या कुछ भी हो सकता है भाई। कॉस्टिंग सिस्टम लगाओगे, खर्चा वगैरह दिखेगा ज्यादा, तो हो सकता है उनको लगे कि भाई डर रहा है, उनको जॉब खतरा है ना। और हमारे पास वैसे स्टाफ ही ना हो जो कॉस्टिंग कर सके ढंग से, है ना, हमारे पास ट्रेन्ड स्टाफ ना हो, और टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट ना मिले, आपको टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट ना मिले, हो सकता है पैसे ज्यादा लग रहे हो, मैनेज नहीं हो पा रहा हो, एडिशनल पेपर वर्क लगेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से क्या हो सकता है, डिफिकल्टीज आ सकती है। देखो, डिफिकल्टीज इनकाउंटर लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, व्यूड एज अननेसेसरी पेपर वर्क एंड इंटरफेरेंस, उनको लगा बेफजूल का है। इंस्टॉलेशन ऑफ अ कॉस्टिंग सिस्टम डज नॉट रिसीव द एडिक्वेट सपोर्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। कैसे इंटरफेरेंस इन देयर वर्क, उनके काम में दखल अंदाजी होगी। दे बिलीव दैट सच अ सिस्टम विल इन्वॉल्व एडिशनल पेपर वर्क ज्यादा होगा, और मिसकंसेप्शन हो सकते हैं इन देयर माइंड दैट द सिस्टम इज मीन फॉर कीपिंग अ चेक ऑन देयर एक्टिविटी, कि उनकी एक्टिविटी को देखने के लिए, परखने के लिए रखा जा रहा है, उनकी जासूसी करी जा रही है, उनको ये लग सकता है। रेजिस्टेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टाफ जो है वो मना कर सकते हैं, स्टाफ रेजिस्ट, क्यों, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ लॉसिंग देयर जॉब, कि उनके गड़बड़ घोटाले पता चल सकते हैं। इंपॉर्टेंस आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू सिस्टम, बिकॉज फियर ऑफ रिट्रेंचमेंट और लॉस ऑफ प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस। नॉन कॉपरेशन फ्रॉम ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, जो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट आपको उधर से कॉपरेशन ना मिले, फोरमैन हो गया, सुपीरियर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, दूसरे स्टाफ मेंबर्स वो हो सकता है कॉपरेट ना करे, रिक्विजिट डाटा के लिए डाटा ना दे, या कुछ भी नहीं दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझे अपनी। ठीक है, तो फोरमैन सुपरवाइजर रेजिस्ट मेंटेनिंग डेली डिटेल लॉग्स, और वो अपना काम भी ना करे, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको लगे कि ज्यादा काम, उनको काम और मिल गया करने के लिए, एक और काम बढ़ गया उनका। और क्या, शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड कॉस्टिंग पर्सनल, मतलब क्योंकि कॉस्टिंग सिस्टम है उसके तो थोड़ी स्पेशलाइज्ड वर्क लगेगा, स्पेशलाइज्ड वर्क है तो आपके पास ट्रेंड स्टाफ ना हो, तो स्कार्सिटी ऑफ स्टाफ स्किल्ड इन द मॉडर्न कॉस्ट एलोकेशन स्टैंडर्ड। और उसने बोला कि इन डिफिकल्टी से हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, एजुकेट टॉप मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट रिडक्शन बेनिफिट, आप समझा सकते हो भाई हमारे पैसे कम लगेंगे, कॉस्ट कम होएगा, प्राइसिंग एडवांटेजेस बता सकते हो, कन्विंस करो उनको कि इसमें यूटिलिटी है,
ठीक है, जो नॉन कॉपरेशन वगैरह एग्जिस्ट करे, अडॉप्ट ह्यूमन बिहेवियरल अप्रोच, उनको समझो, रीअश्योर करो उनको कि एग्जिस्टिंग स्टाफ को कि उनकी जॉब सिक्योरिटी है, बिहेवियरल अप्रोच से करो, उनको इफेक्टिवली समझाओ, ठीक है, कन्विंस करो, कंडक्ट स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करो शॉप फ्लोर सुपरवाइजर्स के लिए, सिंप्लीफाइड डाटा फॉर्म, उनके लिए ट्रेनिंग वगैरह रखो, फॉर्म इंटर डिपार्टमेंटल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी अंडर सीईओ मैनेजर, को एक कमेटी बना दो अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो, जो इनको देखिए करेगी, रेगुलर मीटिंग्स करो, ठीक है, स्टाफ एंड टॉप मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि क्लैरिफाई करो डाउट को, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द की, बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास बी है, स्टेट द टाइप ऑफ द कॉस्ट इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है, इसमें तो हमें क्या बताना है, सिर्फ कॉस्ट बतानी है। इंटरेस्ट पेड ऑन ओन कैपिटल नॉट इन्वॉल्विंग एनी कैश आउटफ्लो, अपने ही कैपिटल पे हमने इंटरेस्ट दिया है, कोई भी कैश फ्लो नहीं हुआ, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बताओ। इसको कहते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट, आउटफ्लो कुछ नहीं हुआ है और अपने ही किस पे दे रहे हो, अपने ही कैपिटल पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो, ठीक है, इसलिए। वैसे क्या होता है इम्प्यूटेड कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट आपको, इसको इम्प्लाइड कॉस्ट भी कहते हैं, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है, ये हिडन कॉस्ट होती है जिसके अंदर कोई भी डायरेक्ट कैश पेमेंट वगैरह नहीं होती, कोई भी मनी आपके बैंक अकाउंट से कैसे जाती नहीं है, ऑफिशियल बुक्स में नहीं होती, चॉइस के ऊपर होता है, प्लानिंग के ऊपर होता है, और यहाँ पे तो अपने ही आप कैपिटल पे दे रहे हो कैश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, बोल रहा है withdrawing money from bank deposit for the purpose of purchasing new machinery for expansion purpose, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक को छोड़ के हमने जो मनी बैंक में डिपॉजिट कर रखी थी उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं परचेज करने के लिए न्यू मशीनरी को, एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज पे जा रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसमें हमें आप अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। उसका रेंट पेड फॉर द फैक्ट्री बिल्डिंग विच इज टेम्पररी क्लोज्ड, उस जो बंद है उसको अगर हम, जो भी फैक्ट्री वगैरह उसका अगर बंद होता है उसके बाद भी हम उसको कुछ भी पेमेंट वगैरह करनी पड़ रही है तो उसको कहते हैं शट डाउन कॉस्ट, तो शट डाउन है, बंद है, तब भी हमें उसका क्या करना पड़ रहा है, रेंट वगैरह देना पड़ रहा है, सॉरी रेंट ही लिख दिया मैंने, शट डाउन कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद है इसका है कॉस्ट एसोसिएटेड विद एक्विजिशन कन्वर्जन ऑफ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स, बताओ बताओ बताओ, एक्वायर किया है आपने, कन्वर्ट किया है मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में, उसको क्या कहेंगे, सिंपल सी बात है, हम क्या निकालते हैं उसका, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट, ठीक है। देखो इम्प्यूटेड कॉस्ट, जिसको नोशनल कॉस्ट भी कहते हैं, इम्प्लाइड कॉस्ट भी कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, शटडाउन कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट, देखो हाइपोथेटिकल कॉस्ट होती है, रिकॉग्नाइज फॉर डिसीजन मेकिंग विदाउट कैश ट्रांजेक्शन, कुछ नहीं होता, हाइपोथेटिकल होता है, इसमें सेक्रीफाइस ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न, जो एफडी से मिलने वाला था वो फोरगोन हो जाता है, इन्वेस्टिंग फंड इनटू मशीनरी, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट दैट कंटिन्यू टू बी इंकर्ड, जो ऑपरेशन अगर बंद है तब भी, डायरेक्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट अप्लाइज इनटू इन्वेंटरी वैल्यूएशन, तो होगी प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट, स्टेप्स बताने में बजटरी कंट्रोल टेक्निक में, बजटरी कंट्रोल टेक्निक के स्टेप्स बताने हैं, देखो डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले डिफाइन करोगे आप ऑब्जेक्टिव को, क्लैरिफाइंग ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स की क्या टारगेट्स है आपके, क्या प्रॉफिट गोल्स है, क्या अथॉरिटी, ठीक है। अ बजट बीइंग प्लान फॉर द अचीवमेंट ऑफ अ सर्टेन ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, इट इज डिजायरेबल दैट द सेम आर डिफाइंड प्रिसाइजली, अच्छे से उसको समझाया गया हो, रिटर्न लिखा गया हो, कंट्रोल डेमार्केटेडली, और रेवेन्यू जो है, आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को भी कवर किया गया हो बजट स्टेटेड, ठीक है, तो अच्छे से हमें डिफाइन किया गया। सेकेंड है लोकेशन ऑफ की प्रिंसिपल फैक्टर, मतलब आइडेंटिफाइंग द कॉन्स्ट्रेंट्स, जैसे कि सेल डिमांड कितनी है, रॉ मटेरियल को, कैपेसिटी को, लिमिटिंग आउटपुट,
मतलब दिस देयर इज यूजुअली वन फैक्टर, को भी एक फैक्टर होता है, जैसे समटाइम्स देयर मे बी मोर देन वन, लेकिन हमेशा यूजुअली नॉर्मली एक ही होता है, विच सेट्स अ लिमिट टू द टोटल एक्टिविटी। टोटल एक्टिविटी की लिमिट लगा देता है, उसको ही की फैक्टर भी बोलते हैं। वो लिमिट लगा देता है कि भाई इतना ही, जैसे ऊपर था कि 5000 लीटर ही वो कर सकता है बॉटल, 5000 उसकी कैपेसिटी है, ये तो वो लिमिट लगा देता है। ठीक है, जैसे उसकी सेल्स डिमांड पे, रॉ मटेरियल पे, कैपेसिटी पे, जैसे कैपेसिटी पे 5000 थी उसकी। ठीक है, तो वो सच अ फैक्टर इज नोन एज की फैक्टर, उसको कहते हैं की फैक्टर कहते हैं। फॉर प्रॉपर बजटिंग इट मस्ट बी एलोकेटेड एंड एस्टिमेटेड प्रॉपर्ली, तो उसी को क्या करना होता है, एलोकेट करना होता है ढंग से, एस्टिमेट करना होता है। उसके बाद है अपोर्शनमेंट ऑफ बजट कंट्रोलर एंड कमेटी, यानी कि एस्टैब्लिश करना एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेशन अक्रॉस फंक्शनल हेड। फंक्शनल हेड्स में जो हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेटेडली हो, सही से हो, कोऑर्डिनेशन के साथ हो। फॉर्मुलेशन ऑफ बजट यूजुअली रिक्वायर्ड फुल टाइम सर्विस ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव नोन एज बजट कंट्रोलर, उसी को कहते हैं बजट कंट्रोलर, जो कंट्रोल करता है उसको ही मस्ट बी असिस्टेड इन हिज वर्क बाय बजट कमेटी। और वो कौन, उसको कौन असिस्ट करेगा, बजट कमेटी। बजट कमेटी बजट कंट्रोलर को असिस्ट करती है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट और अलोंग विद एमडी एंड चेयरमैन। ठीक है, बजट कंट्रोलर, बजट कमेटी में कौन कौन हो गया, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट और एमडी और चेयरमैन। उसके बाद क्या है, प्रिपेयर करते हैं बजट मैनुअल को, यानी कि स्टैंडर्डाइज करते हैं प्रोसीजर्स क्या रहेंगे, कैलकुलेशन के फॉर्मेट्स, रिपोर्टिंग टाइमलाइंस, यानी इफेक्टिव बजटरी प्लानिंग रिलाइज ऑन प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, कि आपका ढंग से एडिक्वेटली क्या हो इन्फॉर्मेशन हो बजट मैनुअल में। और जो बजट मैनुअल है वो क्या होता है, कलेक्टिव ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, क्या क्या होता है इसके अंदर, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर की इंफॉर्मेशन होती है जो प्लानिंग प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट हो। ओके, उसके बाद आपका आता है डिटर्मिनेशन ऑफ बजट पीरियड, कि आप किसके लिए बना रहे हो, एनुअली बना रहे हो, क्वार्टरली बना रहे हो, मंथली बना रहे हो, वीकली बना रहे हो, क्या बना रहे हो। द पीरियड कवर्ड बाय बजट इज नोन एज बजट पीरियड। जो बजट कमेटी और डिटरमाइन करती है क्या रहेगा लेंथ ऑफ द बजट पीरियड सुटेबल फॉर द बिजनेस। ठीक है, वो मंथ के लिए हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, कुछ भी पीरियड। ठीक है, उसके बाद सेटिंग एक्टिविटी स्टैंडर्ड्स, मतलब एक्टिविटी स्टैंडर्ड्स रखना, फॉर्मुलेटिंग साइंटिफिक स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर ऑपरेटिंग कंडीशन, जो भी आपको कंडीशन फ्यूचर की लग रही है, प्रेडिक्ट कर पा रहे हो आप, उसके अकॉर्डिंग बेंचमार्क सेट करना। और प्रिपेयरिंग बजट्स फॉर फ्यूचर, पास्ट स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी कंप्लीटली रिलाइड अपॉन, है ना। हम फ्यूचर के लिए अगर देख रहे हैं तो पास्ट की चीजों को हम कंप्लीटली उसके ऊपर ही भरोसा नहीं कर सकते, उसके ऊपर पूरा रिलाई नहीं हो सकते। वो द पास्ट यूजुअली रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड बैड फैक्टर्स। ठीक है, पास्ट में गुड भी होते हैं, बैड भी होते हैं, देयरफॉर दो द रिजल्ट्स ऑफ द पास्ट शुड बी स्टडीड, बट दीज शुड बी ओनली अप्लाइड व्हेन देयर इज अ लाइवलीहुड ऑफ सिमिलर कंडीशंस रिपीटिंग इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर में वो चीजें रिपीट ही नहीं हो रही तो आपका क्या फायदा। ठीक है, उसको वो करने का, लेकिन एसेस तो करना ही होता है, एसेस तो करना इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आगे काम आए या नहीं आए, पास्ट को तो एसेस करना ही पड़ता है वैसे भी। चलो, उसके बाद कोई भी वेरिएंस एनालिसिस, अगर वेरिएंस आता है फिर उसके बाद वेरिएंस अगर आता है तो उसके रेमेडियल एक्शंस लेते हैं हम। ठीक है, कंटिन्यूअसली कंपेयर करना एक्चुअल को विद द बजट एंड एग्जीक्यूट द मैनेजमेंट करेक्टिव एक्शंस जो भी वो लेगा। चलो, उसके बाद डी है, प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर्स फॉर द फॉलोइंग कॉस्ट पॉइंट्स। ठीक है, आपको कॉस्ट ड्राइवर्स बताने, सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल कौन चेक करता है, कैसे चेक होती है क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शंस। आपको क्या बतानी है, कॉस्ट ड्राइवर, एग्जांपल्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर बताने, कॉस्ट पूल, ये हमारी कॉस्ट पूल है, हमें कॉस्ट ड्राइवर बताने। कॉस्ट ड्राइवर यानी कॉस्ट कहाँ से आता है, नंबर ऑफ ये, यूनिट्स ऑफ ये, आवर्स ऑफ ये, तो फिर वो नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस क्वालिटी के लिए, प्रोडक्ट यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, है ना। और उसको दिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स कितने हैं, आवर्स कितने लगेंगे, पर्सनल आवर्स कितने लगे, पर्सनल के मतलब ऑन अ प्रोजेक्ट। मशीन मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस के लिए आप क्या बोल सकते हो, मशीन आवर्स। एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट के लिए ट्रेनिंग आवर्स कितने लगेंगे, एम्प्लॉयज कितने हैं। उसके बाद क्या है, कस्टमर सर्विस, टोटल नंबर ऑफ सर्विस कॉल्स कितनी आई, आवर्स स्पेंट ऑन सर्विसिंग प्रोडक्ट्स, ये सब कर सकते हो आप। देखो, क्वालिटी कंट्रोल, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस कंडक्टेड, इंस्पेक्शन आवर्स कितने, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बैचेस कितने। ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, पर्सनल इंजीनियरिंग आवर्स ऑफ प्रोजेक्ट, मशीन में मशीन आवर रन कितनी है, नंबर ऑफ मशीन ब्रेकडाउन, वर्क ऑर्डर्स। एम्प्लॉय ट्रेनिंग में नंबर ऑफ ट्रेनिंग आवर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ट्रेन, आपने एम्प्लॉय कितने ट्रेन किए। कस्टमर सर्विस में नंबर ऑफ कस्टमर सर्विस कॉल्स या टिकट्स और आवर्स स्पेंट ऑन सर्विसिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है,
फॉर्मूला शीट बना लेना साथ साथ में अपनी. Okay, read it down, take a screenshot if you want. That's it. All the best.